1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। उसके बाद बड़ा बवाल हो रहा हर जगह। तो मुझे मालूम पड़ा जब कि एक वहाँ का जो बहुत पावरफुल विधायक है वो इसके पीछे है, तो मैंने उसका केस बनाया विधायक का। उस विधायक को मालूम पड़ गया, बड़ा नाराज, तो पहुँच गया लखनऊ हेडक्वार्टर है, यूपी में था। तो मालूम नहीं उसने क्या किया, मुझे वहाँ जो बड़े सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया कि तुम आओ अनिल। तो मैं पहुँच गया वहाँ पर, उनके कमरे में घुसा तो बोले तुमने क्या कर दिया। तो मैंने कहा सर ये बैकग्राउंड है, मैंने समझाया उनको पूरा। बोले अरे नहीं तुम क्यों उनका चक्कर, तो वापस ले लो ना फाइल। तो मैंने कहा साहब वो तो तीर है, निकल गया, वापस कहाँ आएगा। मीटिंग खत्म हो गई, मैं वापस पहुंचा अपने हेडक्वार्टर पे, मेरा ट्रांसफर हो गया। आपके इतना 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ सबसे बेस्ट पॉलिटिशियंस कौन लगे? एक पॉलिटिशियन को मैं अलग रखता हूँ बिल्कुल, वो कल्याण सिंह जी। जब मैं मोदी जी से मिला तो मुझे स्मरण आया कल्याण सिंह जी की छवि उसमें देखी। शुरू में मेरे से कभी भी किसी ने कोई गलत काम नहीं कहा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोगों को पता था गलत काम करेगा नहीं, सही काम तुरंत कर देगा, फोन करके बता भी देगा, अच्छा ये तुमने कहा था ये हो गया। कोल का पूरा जो स्कैम हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे सर? कोल में बना कोल सेक्रेटरी 2014 में। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बताओ यार कोल सेक्टर कैसा है, अब पोस्टिंग हो गई, अखबार में निकलता है। मुझसे कहता है गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मुझे सब समझ में आ गया कि क्या है स्थिति। कोल में तो माफिया ऊपर है, माइनिंग नीचे है, स्कूल के सब माफिया अंडरग्राउंड है, एक से एक बढ़ के माफिया। देश में करीब 16,000 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें से 4,000 या तो एग्जिस्ट नहीं करते या एक कमरे में आपको डिग्री दे देंगे। अच्छा, 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सर अनिल जी, वेलकम टू जीशान्स पॉडकास्ट। सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक अराउंड 50 के ऊपर तो पॉडकास्ट आराम से कर लिया है, एंड मुझे ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज द स्टोरी यू हैव, द जर्नी यू हैव इज़ इनक्रेडिबल। जैसे हम एक एक नीश में काम करते हैं, एक एक चीज़ में काम करते हैं, उसमें ही सीमित रह जाता है। बट जहाँ तक मैंने आपकी पूरी स्टोरी स्टार्ट से लेकर एंड तक समझने की कोशिश करी है, जितनी मेरी समझ थी, मैंने देखा होगा आपने कितने अलग अलग रोल्स करे हैं। पहले मुझे लगता था IAS मतलब ठीक है, कुछ तो एक काम होगा, एक काम करना होता होगा, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काम करते हुए कितनी ज़्यादा होती है वो तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। तो मैं वही चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। सर आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई? हाउ वाज द इनिशियल टाइम? जैसे आप IPS थे IAS से पहले, जी। तो उसके बारे में बताइए, आप पहले IPS बने, क्या हुआ था वो? नहीं, मैं एक्चुअली बनना तो IAS अफसर चाहता था। हाँ। बचपन से मेरी इच्छा थी। जब मैं 11-12 वर्ष का था, हाँ। तो मैंने एक कागज़ देखा, जो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें मेरे पिता ने लिख रखा था कि मैं आगे क्या क्या करूँगा जिससे मैं IAS अफसर बन जाऊँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने समझा कि IAS अफसर होता क्या। हाँ। जब मैंने समझा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही सेवा लेनी चाहिए। तो आई कन्वर्टेड माई फादर्स ड्रीम इनटू माई ड्रीम, और फिर मैं अपीयर हुआ। नया कोठारी कमीशन रिपोर्ट आई थी, तो नया एग्जामिनेशन सिस्टम आया था, तो उस साल बैठे। तो पहले साल मैं IAS में नहीं आया, मैं पुलिस सर्विस में आया। मेरी रैंक थोड़ी कम थी। मैंने ज्वाइन कर लिया पुलिस अकेडमी। उससे पहले मैंने अगले साल का एग्ज़ाम दे दिया था। व्यवस्था ऐसी है कि आप अगले साल का एग्ज़ाम दे के ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने हैदराबाद में पुलिस अकेडमी ज्वाइन कर लिया और एग्ज़ाम दे चुका था मैं, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं IAS में क्वालिफाई कर गया। हाँ। तो फिर मैंने IAS ज्वाइन कर लिया। हाँ। ये थी। सो आप जब IPS में थे सर, आपने थोड़ा टाइम वहाँ पे कुछ किया भी था, राइट? मैं ट्रेनिंग में था। ट्रेनिंग में थे, तो वहाँ पे आप थोड़े मस्तीखोर भी थे कि जैसे मैंने आपकी बुक में पढ़ा कि आप हाँ, थोड़ा सा लीडर्स के साथ थोड़ा सा आपका नहीं, हमारा एटीट्यूड ही बड़ा आसान वाला, मतलब ये था। हाँ। अपनी मेहनत करते थे। हाँ। लेकिन लाइफ को हम एंजॉय करते थे। वो वहाँ भी करते थे। हाँ। तो वहाँ भी अपना कुछ समस्या आती थी, कुछ बढ़िया उसका कोई एक सबसे बेस्ट यादें है कुछ उधर जहाँ 8 मंथ थे शायद? बहुत शुरू में बड़ा हम लोग का टफ था वहाँ पे। डिसिप्लिन, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था। हाँ, कितने बजे दौड़ाते थे? सुबह हम 5 बजे उठते थे। ओके। और तैयार होके फिर परेड में जाते थे। हाँ। दौड़ होती थी, वो सब करते थे। हाँ। मतलब बड़ा, मैं तो स्पोर्ट्समैन था। हाँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ। लेकिन मजा आता था देखने में उन लोगों को, क्योंकि नई रिपोर्ट आई थी, कोठारी कमीशन रिपोर्ट। हाँ। उसमें उम्र बढ़ा दी थी। अच्छा। तो कोई 30-32 साल के भी थे हमारे साथ। हाँ। तो उन्होंने कभी इतनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की थी। हाँ। किसी की टांग टूट गई, कोई जमीन पे गिर गया, तो वो सब देखते थे हम वहाँ पर। ये सब जी। तो शुरू में थोड़ा सा मजा भी आता था, तकलीफ भी होती थी। हाँ। तो बड़ा अच्छा रहा वहाँ पर, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी। उसके बाद जब एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी गए, जब IAS में आए, तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वहाँ तो कोई इतना डिसिप्लिन था नहीं जो हमने पुलिस एकेडमी में देखा था। हाँ जी। ओके। सो वहाँ पे कोई एक सबसे पावरफुल लेसन जो IPS में जब देते 8 मंथ की ट्रेनिंग में, कोई एक लेसन जो आपने सीखा, वो जो आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, मैं ये 2-3 चीज़ें मैंने, एक तो वहाँ का डिसिप्लिन, हर चीज़ टाइम, और मैं अपना जीवन में भी डिसिप्लिन था। मैं सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत थी। कम से कम सर्विस की तब तैयारी शुरू की, तब से मैंने चेंज की, और फिर मैं सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं फिजिकल एक्सरसाइजेज में विश्वास करता था, स्पोर्ट्समैन था,
तो वो और परिपक्व हुआ वहाँ पर, तो डिसिप्लिन मैंने देखा वहाँ का। दूसरा चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, थोड़ा उससे पहले लेकिन आईपीएस में आके, कि भाई समय सीमित है जीवन में। मतलब समय ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इफरात अवेलेबल है, नहीं, ऐसा नहीं है, समय सीमित है। उस समय का उपयोग कैसे करें, तो उसमें एक चीज़ जो बहुत स्पष्ट हो रही थी तब, वो ये स्पष्ट हो रही थी कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जिन पे हम कुछ कर सकते हैं, बाकी हम क्यों परेशान होते हैं हर चीज़ में। वो मैंने किताब में भी लिखा है दृष्टांत, जिसमें शुरू में मैंने लिखा है कि मेरा एक साथी था पुलिस में, जो अभी कुछ वर्ष पूर्व डीजी के रूप में रिटायर हुआ। अच्छा। उस समय वो प्रोबेशनर था। हाँ। हम भी साथ थे। हाँ। एक दिन आया, बड़ा परेशान लग रहा था, मुझसे कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। अच्छा। हाँ। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ। बोले बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार दाम तो बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से कम हो जाएंगे? बोले नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। हाँ। तो मैंने कहा वो भी मैं सहमत हूँ तुमसे, मैंने असहमत नहीं हूँ मैं। हाँ। और चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हाँ। लेकिन रात की नींद क्यों हराम करो? हाँ। रात की नींद तो उस चीज के लिए हराम करो जिसमें कुछ कर सकते हो, सही जो बात है। पैशन है तुम्हारा, जिसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, क्यों परेशान हो? तो बस कहता हाँ यार सही कह रहे हो, चला गया। हाँ। फिर 3 महीने बाद फिर आया, फिर कहता है सर बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हाँ। हमने कहा अब क्या हो गया? पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप कम हो गए बिना तुम्हारे इंटरवेंशन के। हाँ। कहता है बॉस देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। हाँ। मैंने उसका कहा यार रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ। तो वो हंसने लगा, लेकिन उसको बात समझ में आ गई कि भाई उन चीज़ों को क्यों परेशान होते। देखिए मैंने भी ये धीरे धीरे सीखा। हाँ। मैं भी पहले बहुत ऐसी चीज़ों में ये बहुत उत्तेजित हो जाता था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मुझे स्मरण है एक बार मैं ट्रैफिक जाम में फंसता था तो मैं बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता था। तो एक दिन मेरी पत्नी साथ जा रही थी, मैं फंसा ट्रैफिक जाम में, फिर उत्तेजित होने लगा। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा इनका तुम कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले जब कर नहीं सकते कुछ तो अपना खून क्यों खौला रहे हो? सो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे, जैसे जीवन में हर व्यक्ति सीखता है, मैंने भी धीरे धीरे सीखा कई चीज़ें जो बाद में घर करती गई, और फिर उसने उन सब चीज़ों ने मुझे सहायता दी। स्थिति आ गई कि मुझे कभी भी जीवन में ध्यान नहीं पड़ता समय का अभाव रहा हो। मैं कोल सेक्रेटरी था, 6 बजे ऑफिस से चला जाता था, तो मैं अपना बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से काम करता था, बहुत प्लान। अभी भी रिटायरमेंट के बाद मैं हर चीज डिसिप्लिन लाइफ, बिल्कुल प्लान। डिसिप्लिन तो उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन प्लान, हर चीज प्लान। और टाइम का मैं बड़ा परिपक्व हूँ कि अगर एक टाइम है तो मैं विचलित होने लगता हूँ उस टाइम में ना। हाँ, वो टाइम पे हो जाए वो चीज़ नहीं होता है, वो अच्छी आदत है। जबकि मतलब कई बार लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है, वैसे ही एक अच्छी आदत है। और आपने ये बात भी बहुत सही बोली। इसके ऊपर एक सेरेनिटी प्रेयर सर मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक क्रिश्चियंस की प्रेयर है वो बोलते हैं ना कि गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग आई कैन। ये राइनल्ड नाइबोर एक मंक थे, हाँ, उन्होंने ये फ्रेज कहा है जो आप कह रहे हैं। हाँ, लॉर्ड ग्रांट मी दी करेज, नहीं ग्रांट मी दी, नो, हिज फ्रेज इज to accept things which I cannot change, and courage to change things that I can, and the wisdom to understand the difference. और ये so ये राइनल्ड नाइबोर का फ्रेज है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, because then I am able to invest time on issues on which I have control. उसके अलावा हम ज्यादा परेशान नहीं होते। राइट। लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट। यस, वही उसकी सेरेनिटी प्रेयर है वो। वेरी नाइस। और आई थिंक यही लोग समझ ले तो आधे मसले तो ऐसे ही हल हो जाएंगे लोगों के। क्योंकि हम यूजुअली उन चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं अब आजकल 5वीं किताब लिख रहा हूँ, उसमें इस पे पूरा चैप्टर है। हाँ, वेरी नाइस। एक्सेप्ट थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, चैप्टर। सो ट्रू। वही तो सर, आप जब IAS बने तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो आपको रियलाइज हुआ कि यार दिस इज इन माई कंट्रोल, दिस इज इन नॉट माई कंट्रोल? शुरू में कुछ रियलाइज नहीं हुआ। शुरू में तो मैं हर चीज में घुस जाता था। अच्छा। जहां मौका मिलता था, शुरू में जैसा होता है ना कि नए आप आए, जोश है, ये भी करेंगे। धीरे धीरे जब मार पड़ी, थप्पड़ पड़े, गिरे पड़े, तब रियलाइज किया यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर नेता से भिड़ लेता था। और गलती मेरी थी क्योंकि मैं ये प्रेजुडिस था कि सब नेता बेईमान हैं, सब गड़बड़ हैं। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया अरे उतने ही बेईमान है जितना मैं हूँ, जितने मेरे और अधिकारी हैं। या अजायब घर में तो रहते नहीं, इसी समाज में रहते हैं। इसी समाज में कुछ बेईमान है, कुछ ईमानदार है। तो हमें इनकी बेईमानी में हमें साथ नहीं देना है, लेकिन हमें ये देखना है कि इनसे हम काम कैसे कराएं। तो पूरा मेरा नजरिया चेंज हो गया। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं इनको कुछ नहीं कर सकता, नेताओं को। मैं अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ। शुरू में होता ना, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो गालिब का शेर नहीं है, लेकिन इसका महत्व है कि आप दूसरे को समझाते रहते हैं इसकी गलती, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं इनका कुछ ना बना सकता हूँ, ना बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो क्या मैं अपने आप को परिवर्तित करूं जिससे इन्हीं व्यक्तियों से मैं काम करा सकूं। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। ये तो मैंने आपसे
आधे मिनट में कह दिया, लेकिन मुझे लगे करीब 10-12 साल इसे समझने में। धीरे 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 करके बाद घर हुई कि भाई आप कब तक और क्यों लड़ेंगे, कोई इसका उद्देश्य हो, आप जिस बिकॉज आपकी एक प्रेजुडिस है आप लड़े जा रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो कोई एक किस्सा दोनों का याद आ रहा है आपको? कई सारे किस्से, कोई एक अच्छा किस्सा सा बता सकते हो आप? ऐसा होता था जैसे शुरू में मैं एसडीएम बना। हाँ, तो मेरे पास एसडीएम का क्या? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जो शुरू पोस्टिंग होती है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होती है। जिले का एक सब डिविजन होता है, उसके आप इंचार्ज होते हैं। जैसे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पूरे जिले का होता है, हाँ। सब डिविजन मैजिस्ट्रेट एक तहसील का सब डिवीजन का इंचार्ज होता है। ओके। तो एक दिन संडे का दिन था, फ़ोन आया मेरे पास। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था। फ़ोन आया, मैंने खुद उठाया फ़ोन। तो उधर से एक लड़का कह रहा था, सर ये मुझे घर से बाहर निकालना है, मेरे सब गुंडे आ गए मेरे घर में, कुछ कीजिए, मुझे बचाइए। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या है। तो मैंने कहा थाने में बात करो यार, थाने में मुझसे क्या मतलब एज एसडीएम मेरा लॉ एंड ऑर्डर मेरे चार्ज में था, बट इस टाइप का क्राइम से मेरा मतलब नहीं था। उसने कहा नहीं सर, थाने वाले सुन नहीं रहे। अच्छा। तो अब मेरे जैसे मैं यंग था और मैं सोचता था ये भी ठीक कर दूंगा, मेरा एक्चुअली एज सच मेरा काम नहीं था उतना। उस दिन छुट्टी तो ड्राइवर भी नहीं था। मैंने जीप उठाई, छोटी सी जगह है हरदोई में था, मैं थाने पहुंच गया, खुद चला गया जीप। तो वहाँ थानेदार ने कहा कि सर कैसे आए। मैंने कहा यार देखो, वो ये यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, ये कुछ गुंडे घुस गए, उनको कुछ करो। अरे सर आप क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं, वो सांसद एमपी का लड़का है, वो गया है सर वहाँ पे, करने दीजिए तो थोड़ा बहुत। मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत बात है। अब ये सब देखिए जोश है उसमें जोश। बोले अरे सर कहाँ आप इन छोटी आपके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है ये सब, हम देख लेंगे क्या करना। बोले कुछ नहीं। मैंने कहा कि अच्छा चलो 4 सिपाही बैठा लो मेरे साथ, अब देखिए क्या हो रहा है। 4 सिपाही मैंने थाने पे बैठा ले, गाड़ी चला के मैं स्पॉट पे पहुंच गया। हाँ। और वहाँ मैंने संसद के लड़के को पकड़ा, जीप में बैठा रहा, लाके थाने में बंद कर दिया। अच्छा। अब ये चीज़ मैं अब अगर शायद आज नहीं करूँगा मैं वो चीज़। भाई ये काम पुलिस का है, उसको करना चाहिए, मैं कहाँ घुस के जाके हर जगह कर दूंगा। तो पहले सब करता था मैं। इसी तरह अब ये तो मैं शायद बिल्कुल नहीं करता, लेकिन दूसरा काम भी था। जैसे उस समय जोश था उन दिनों 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। हाँ। उसके बाद आप तो शायद पैदा नहीं होंगे, बड़ा बवाल हो रहा था। हाँ। हर जगह जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए थे वो सरदारों की दुकान जला रहे थे और ये सब कर रहे थे। तो मैं उन दिनों एसडीएम था ही वहीं हरदोई में, तो मैं सब घूमता घामता रहता, सब ठीक ठाक है, सरदारों को एश्योर करता था कि भाई हम हैं आपके साथ। हाँ। तो मुझे मालूम पड़ा जब कि एक वहाँ का जो बहुत पावरफुल विधायक है वो इसके पीछे है, ये जो आगजनी हो रही है और सब हो रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया अच्छा ठीक है, इसके अगेंस्ट एनएसए का केस बनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए बंद कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक्ट बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है। तो मैंने उसका केस बनाया विधायक का। अच्छा। अब देखिए, अब शायद मैं सोचता दोबारा, लेकिन बना दिया मैंने केस। अब केस भेज दिया डीएम को। डीएम अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं था एसडीएम। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर को अधिकार है कि वो उस पर निर्णय ले, फाइनल अथॉरिटी। हाँ, फाइनल अथॉरिटी। उस विधायक को मालूम पड़ गया तो वो बड़ा नाराज, वो पहुंच गया लखनऊ हेडक्वार्टर है, यूपी में था मैं। तो मालूम नहीं उसने क्या किया, मुझे वहाँ जो बड़े सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया कि तुम आओ अनिल, क्या कर रहे हो तुम हरदोई में, सब गड़बड़। तो मैं पहुँच गया वहाँ पर, उनके कमरे में घुसा तो बोले ये तुमने क्या कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा शुरू में। मैंने कहा ये तो सही क्या, बदमाश है और ये सब है, मेरे पास एविडेंस है। तो मैंने कहा सर ये बैकग्राउंड है। मैंने समझाया उनको पूरा। बोले हाँ यार कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन वापस ले लो फाइल तुम। मैंने कहा साहब अगर सही है तो फाइल क्यों फाइल में। बोले अरे तुम्हारे हित में तुम क्यों सब झगड़ा करते रहते हो नेताओं से। मैंने कहा मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। मुझे ये जानकारी मिली और ये ठोस जानकारी है कि ये सब आगजनी कर रहा है, तो इसको तो अंदर रहना चाहिए। और वैसे भी सर निर्णय डीएम को लेना, वो रिजेक्ट कर दे मेरी फाइल। बोले अरे नहीं तुम क्यों उनका चक्कर, तो वापस ले लो ना फाइल। तो मैंने कहा साहब वो तो तीर है, निकल गया, वापस कहाँ आएगा। अब ये सब मैं नहीं कहता आज की तारीख में, लेकिन उनको मैंने समझा दिया। मीटिंग खत्म हो गई, मैं वापस पहुंचा अपने हेडक्वार्टर पे, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा वो भी कह रहे थे सही है, मैंने सही किया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें शुरू में हुई, जिसको मैंने धीरे धीरे सीखा कि मुझे उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से मेरे ट्रांसफ़र होते शुरू में, पहले 10-12 साल बड़े ट्रांसफ़र हुए आपके। मैंने गिनती नहीं की, लेकिन अगर आप देखें पहला हाफ जो था उसमें अधिकतर ट्रांसफ़र। उसके बाद मैं 2-2, 3-3, 4-4 साल रहा, एक जगह 7 साल रहा। मुझे समझ में आया कि हम बेकार बात को क्यों झगड़ा लेते हैं नेताओं से। अगर हम झगड़ा ना ले तो हम बहुत सारा काम करा सकते हैं। हाँ, गलत काम हम किसी नेता के, मैंने बड़ा सिद्धांत और स्पष्ट बना लिया था, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो सही काम कहता है तो तुरंत कर दूंगा। सही बात है, समझ रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे जब समझ में आया तो ख्याति भी कुछ ऐसी बनी कि ये काम कर सकता है भाई, ये गलत काम तो नहीं करेगा ना, सही काम तुरंत करेगा।
उसी वजह से फिर मुझे पोस्टिंग भी अच्छी मिली, वहाँ मैं ज़्यादा समय मिला। लेकिन मैं समझता हूँ गलती नेताओं की नहीं थी, मेरी ज़्यादा थी। मैंने अपने आप को ठीक किया। ठीक का मतलब ये नहीं था कि मैं नेता का गलत काम करने लगा, गलत मैंने कभी नहीं किया। ओके, बट हम आपको ऐसा लगता है कई बार जो काम होना चाहिए नहीं हो पाता है? बिल्कुल। राइनल्ड नाइबोर, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग आई कैन नॉट चेंज। इसका मतलब नहीं गलत काम नहीं हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। हमें ये निर्धारित करना है उस गलत काम में मैं पहली बार भागीदारी ना बनूं, और दूसरा अपनी भूमिका में उनको ठीक कर सकूं। अगर मेरा रोल है तो उसको मैं उतना ठीक करूं। हम देश दुनिया की ज़्यादा चिंता करेंगे कि क्या कहते यूएसए ने इराक पे क्यों अटैक कर दिया, हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया। हाँ। ये चर्चा हो सकती है, हाँ। लेकिन मैं तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, है ना। सही बात है। उसके लिए रात की नींद हराम करने से क्या फायदा, सही बात उसको है। करने दीजिए, जो कर रहा है। लेकिन अपनी सीमाओं के रहते हुए, ये मैं अक्सर ये कहता हूं, मैंने किताब में भी लिखा है, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दिस कैन विल ग्रो। इफ यू आर वरीड अबाउट व्हाट यू कांट, दैट कैन विल श्रिंक। क्यों? आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जो आप कर सकते हैं। आप समय बर्बाद करेंगे उन चीजों पे। समय तो देखिए सीमित है 24 घंटा। आप उसमें उस चीज के लिए परेशान हो लिए जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो जो आप कर सकते हैं उसका समय नहीं मिलेगा। ये चीज धीरे धीरे, जो आज मैं बड़े आसानी से आपसे कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये बहुत समय लगा मुझे समझने में। नहीं, आई थिंक सर ये बहुत पावरफुल लेसन अगेन, कि हम किस चीज़ में हमेशा ना अपने 8-9 साल से अपने व्यूअर्स को ये सेम मैसेज बार बार देता हूँ कि देखो, आप अपने टाइम पे IPL भी देख सकते हो, आप पॉलिटिक्स भी देख सकते हो, न्यूज़ भी देख सकते हो, बट क्या उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो बेटर है IPL खेलने वाले बनो। बेटर अगर है आप सच में तो पॉलिटिशियन बनने के ऊपर काम नहीं, करो। मैं ये कह रहा हूँ IPL एंटरटेनमेंट के लिए आप देखिए। हाँ, सही बात है। अगर आपके पास समय है, मतलब कोई अपना काम काट के मत देखिए IPL, वही। लेकिन समय है। मैं देखता हूँ IPL, आज की तारीख में मुझे टाइम है, मैं देखता हूँ। जिस दिन नहीं होता उस दिन नहीं देखता। लेकिन IPL की वजह से मैं लड़ता नहीं किसी से। मैंने अक्सर देखा है, अरे अगर इसने ये शॉट नहीं खेला होता। मैंने 2 दोस्तों को लड़ते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, हाँ। है ना। चुनाव में तो आपका एक वोट है, आप वो वोट डालिए जिसको न दे दिए। मैंने देखा लोग लड़ रहे हैं, अरे तुमने इसको क्यों डाल दिया। अरे भाई, सबका अपना मत है, डालने दो यार। ये डेमोक्रेसी आप किसको आप क्यों अननेसेसरली अपना खून खौला रहे हैं? वही। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, आजकल खूब मारपीट चलती है वहां पे, जोरदार। करना एक ढेला नहीं है, लेकिन मारपीट चलती है सोशल मीडिया में। लड़ाइयाँ ही चलती रहती है। अब देखिए उसका कोई निष्कर्ष निकलता है? कोई निष्कर्ष नहीं है। लगे हुए फिर कहते हैं टाइम नहीं है। अरे टाइम कहाँ से होगा जब आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे? आप अगर सही टाइम निपटाएं, मैं इस पे एक मेरा प्रेजेंटेशन है टाइम मैनेजमेंट पे, कि अगर आप टाइम सही से स्पेंड करें। यही नहीं, कई कारण हैं जिसपे, जैसे कई लोग अपना समय वेस्ट करते हैं पास्ट पे जो निबट गया। अरे उसका आपको, मैंने अक्सर लोगों से पूछा, यार तुम पास्ट का कुछ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो? नहीं तो क्यों चिपके हुए यार, निकलो वहां से। और एक ज्योतिषी लगे रहते हैं फ्यूचर बताने के लिए। उनको खुद को नहीं पता क्या है, लेकिन आपको बताएंगे। अरे सब छोड़ो ना, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट इज द गिफ्ट, इसलिए सो प्रेजेंट बोलते हैं ना, गिफ्ट की तरह। उसको गिफ्ट की तरह हम ले और उसका यूज करें। और वही आई थिंक आपने बोला ना सर, वो बहुत प्यारी लाइन बोली आपने कि कैन पे फोकस करो तो कैन ग्रो होगा, कि क्या कर सकते हो। तो वही पढ़ो, अपने आप के ऊपर काम करो। हम लोग कई बार बोलते हैं हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, मतलब बड़ी बड़ी बातें, वो सब पता भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं हम, बट अपने लेवल पे तो करो। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम अपने लेवल पे नहीं करना चाहते। हम अगर ट्रैफिक हो गया, तोड़ दिया ट्रैफिक पुलिसमैन को, तो वहाँ पे फटाफट निकल के दे के निकल जाएंगे। लेकिन हम सबके ऊपर उंगली उठाएंगे कि सब करप्ट है। भाई हम भी तो करप्ट है, हम भी करप्शन कर रहे हैं। मैं ये बोला करप्शन अपने से चेंज करो। जैसे कि मैंने आपकी स्टोरीज में देखा कि आपने जहाँ पे जिधर हो सकता था आपने उस चीज़ पे काम किया, और वो धीरे धीरे इंस्पिरेशन बनता है। फिर दूसरे इंस्पायर हो गए, देख के इंस्पायर होते हैं ना कि बोल के इंस्पायर होते हैं। कई बार बोलना बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, बट करते नहीं, एक्शन में नहीं आता है। तो सर एक स्टोरी मुझे अभी आपकी बुक से याद आ रही है कि कहीं तो आप शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही थे, आई थिंक सब, तब आप यूपी के लखीमपुर में आपका एक पोस्टिंग हुई थी, वहाँ पे आप गए थे, और शायद आपका तब ट्रांसफर ही हुआ था, कुछ तो हुआ था। एक बहुत खराब सी जगह थी, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बैट्स वैट्स थे वहाँ पे, चिमगादड़ थे। हाँ, वो कैरपेट। ये लखीमपुर नहीं था, ये अच्छा। था जब मैं कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो मुख्यमंत्री थे उस समय, वो रीजनल मीटिंग्स लेते थे। अच्छा। तो रीजनल मीटिंग से बड़ी तगड़ी मीटिंग होती थी। तो एक मीटिंग हुई इलाहाबाद में। हाँ। तो हमारे विभाग का भी रिव्यू हुआ था, तो मुख्यमंत्री बड़े खुश रहे। हाँ। बड़ी तारीफ की। अगले दिन उनके विशेष सचिव का फोन आया कि भाई 5 बीडीओ को सस्पेंड कीजिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री तो बड़े खुश थे, क्यों सस्पेंड करें? बोले हम लोग कोटा है सस्पेंशन का, हर मीटिंग बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करना होता है। अच्छा। हमने कहा अजीब तरीका है, बताओ यार मुख्यमंत्री को ये कोई तरीका है काम करने का कि अगर अच्छा काम है तो क्यों सस्पेंड? बोले नहीं साहब, वो तो कोटा है, सस्पेंड करना है, और मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, आपने पेपर में पढ़ा होगा। हमने कहा पेपर में पढ़ के थोड़ी ना होता किसी का सस्पेंशन। मैंने कहा अगर तुम ना बता सको तो हम बता देंगे मुख्यमंत्री को यार कि ये कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा सस्पेंड। देखो कोई और सस्पेंड करेंगे किस आधार पे करेंगे?
कोई आधार बनेगा ना सस्पेंशन। बोले सर basis- वो कहता है सर आप देख लीजिए कैसे आधार। अच्छा। मैंने देखो यार मैं नहीं करूंगा। फिर मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिला जाकर, हाँ। मैंने उनसे कहा देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है सस्पेंशन को, मेरे विचार से सस्पेंशन नहीं, क्योंकि आधार नहीं है कोई, तो सर मैं तो सस्पेंड नहीं करूंगा इसको। ये बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मैंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया करने को। लेकिन मैंने उनसे कहा कि साहब चीफ मिनिस्टर के लिए एम्बेरसमेंट होगा कि वो कह रहे हैं, और ये मैंने कहा था मुझे शिफ्ट कर दीजिए आप। तो एक जगह है वहाँ पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ पनिशमेंट पोस्ट कही जाती थी, पनिशमेंट पोस्ट, हाँ। तो वहाँ पे आपको भेजा। वो मुझे इलाहाबाद में भेज दिया। तो जब मैं पहुंचा इलाहाबाद प्रयाग स्टेशन पर, तो जो गाड़ी मुझे लेने आई थी वो जा रही थी ऑफिस की तरफ, तो मैंने देखा ड्राइवर है नहीं, गाड़ी चल रही है। तो मैं माथा ठनका यार कि बिना ड्राइवर के कैसे गाड़ी चल रही है। हाँ। आगे देखा तो फिर ड्राइवर अवतरित हो गया, मतलब चला रहा था। अच्छा। दूसरी बार फिर कुछ मुझे आभास हुआ ड्राइवर नहीं है और गाड़ी चल रही है। और जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैंने, पुरानी एम्बेसडर कार थी, हाँ। उसमें वो डग बैग सीट्स नहीं होती थी, पूरी सीट होती थी। अच्छा। तो ड्राइवर जो था वो छोटा था, हाइट छोटी थी। अच्छा। और गियर जो था, गियर रॉड वो टूटा हुआ था। अच्छा। तो जब वो गियर चेंज करने के लिए झुकता था नीचे, तो ऐसा लगता था गाड़ी चल रही है और ड्राइवर नहीं है। ये मुझे बाद में समझ में आया। फिर मैं पहुंचा बोर्ड रेवेन्यू के दफ्तर पे, बड़ा सा कमरा था, ऐसी एक टेबल थी कोने में पड़ी हुई थी, तो कट 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 की आवाज़ आती। तो मैंने अपने अर्दली से पूछा यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो थोड़ा शर्माते उसने कहा सर ये ऊपर से आ रही है। मैंने ऊपर देखा तो दीवार सफ़ेद की बजाय काली थी। तो मैंने कहा ये क्या है। बोले साहब ये चमगादड़ है। अच्छा। ये कट 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 की आवाज़ कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में मैंने काम शुरू किया। ऑफ कोर्स मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि कैसे हमने चमगादड़ों को भगाया। आपने तो पूरा काम किया, वहाँ का पूरा सिस्टम चेंज किया। मैं वही जानना चाहता हूँ कैसे क्या क्या हुआ। तो उसमें कई सारी चीज़ें थी। पहले तो वहाँ पे मुझे याद है कि शुरू में वहीं के गेस्ट हाउस में रहता था, सुबह में टहलने की आदत थी। मैं टहल रहा तो एक नल के पास एक बहुत वृद्ध आदमी को देखा। तो मैंने उससे पूछा बाबा कैसे आए। तो उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ। उसने कहा क्या बताइए साहब, यहाँ पे हर महीने आते हैं, तारीख पड़ जाती है, कोई निर्णय नहीं होता। अच्छा। मेरे दिमाग में घर बैठ गया। और चूंकि मैं वहाँ तक बोर्ड में था, कोर्ट में बैठता था, तो मैंने लग के जो है केसेस निपटाने शुरू किए। तो इसको करने में वहाँ अक्सर ये होता था कि वकील जो थे वो हर बार डेट मांग लेते थे, हर बहस पे डेट मांग लेते थे। तो मैंने उसको कंप्यूटराइज किया सिस्टम को। तो मेरे पास जिस दिन केस लगता था ये आ जाता था, इस वकील की इतनी लड़कियों की शादी हुई, इस वजह से उसने पोस्टपोनमेंट मांगा, उसकी माँ की तबीयत खराब हुई, इतनी बार पोस्टपोनमेंट मांगा। तो मैं वकील से कहता था यार इतना तुम पोस्टपोनमेंट मांग चुके हो इस बारे में, तुम्हारी कितनी लड़कियां, 3 लड़कियों की तो शादी हो चुकी है। तो वो थोड़ा शर्माते थे। फिर मैं अगली बार पूछता तुम बताओ कौन सी तारीख को, उस दिन बहस सुनेंगे। अच्छा। तो इससे क्या हुआ, वो केस निपटने लगे। अच्छा। और वो एक एग्जाम्पल बना जो हमने कंप्यूटराइज किया, बाद में हाई कोर्ट ने भी उसे अडॉप्ट किया। वहाँ पर हाई कोर्ट टोटल हमने जो लिस्टिंग सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंट कर दिया टोटल। तो उसका काफ़ी लोगों ने तारीफ भी की। हमने वहाँ जहाँ बैट्स थे वहाँ पर हमने कंप्यूटराइज किया। बैट्स को हटाने के लिए हमने वहाँ एक एक्सपर्ट को बुलाया। उसने कहा साहब एक ये पर्टिकुलर साउंड होती है, अगर आप ये बजाएं यहाँ तो बैट्स भाग जाएंगे। अच्छा। तो बैट्स को भगवाया वहाँ से। उस पर भी एक चैप्टर लिखा। राइट। आपने वो बताया पूरा, वो बहुत ब्यूटीफुल लगा कि कैसे सिर्फ एक इंसान अगर इनिशिएटिव ले ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ब्लेम करने के बजाय कि भाई ऐसा है वैसा है, खराब खराब खराब, आपने बोला कि खराब है ठीक है, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, और आपने उस चीज़ को पूरा चेंज करा। और फिर जहाँ तक मुझे याद है वो पूरा सही भी हुआ। फिर बैट्स वापस आए भी नहीं, वापस आए भी नहीं। कई सालों बाद गया वहाँ, बैट्स वापस नहीं, मालूम नहीं कहाँ कहीं होंगे लटके हुए। तो वो पावर होता है कि अभी एक इंसान भी अगर ट्राई करे तो सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। और एक सिस्टम पूरा बदल गया ना सर। अभी आपने वहाँ पे एक बार जाके काम किया, अब पूरा सिस्टम बदल गया, तो उसके आउटपुट आज तक लोगों को मिल रहे होंगे, वो टाइम बच रहा होगा, कितनी सारी चीज़ें, मतलब कंपाउंड करके देखा जाए तो वो बहुत सिग्निफिकेंट काम आपने उधर पे जाके कर दिया। मेरा एक थोड़ा विश्वास ये था हाँ कि जहाँ एक और व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मतलब इंडिविजुअल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम, जिससे जब वो हट जाए वहाँ से तो भी काम चलता तो उसकी अनुपस्थिति में काम चले। तो कई जगह मैं सफल हुआ, कई जगह असफल हुआ। तो कई ऐसे व्यवस्था बना दी जो मैं अपने आप को रिडंडेंट कर देता था। मेरा प्रयास ये रहता था कि मेरा उसमें महत्व कुछ ना रहे, सिस्टम ऑपरेट करे। और उसका तरीका ये है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए और उसके चारों तरफ ऐसे लोगों को जोड़िए जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो उसे चलाए रखने में। नॉर्मली क्या होता है कि कन्वर्स होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाला जो उसको उड़ा देगा, जो आप बनाएंगे उसको उड़ा देगा। नहीं, आई थिंक ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी है आपका। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की सब किताबें पढ़ता हूँ ना, उसमें यही सिखाता है कि आप कभी भी ना, कई सारे बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो
जब तक वो है तब तक बिजनेस चल रहा है, लेकिन अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके बिना बिजनेस चलते रहना चाहिए। आपके सिस्टम्स होने चाहिए, आपके लोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यही सारी चीज़ें लेवरेज देती है। तो वो आई थिंक आपने गवर्नमेंट में जाके आई थिंक वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट बहुत साल पहले से आपने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सर कैसा फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जर्नी आपकी कैसी थी? वहीं पे फिर राम मंदिर का भी कुछ इशू हुआ था, आई थिंक वो लखीमपुर का। वो लखीमपुर था, वो उससे पहले था। अच्छा, उससे पहले उससे था। पहले था, ये हाँ। वर्ष 1991 की बात है, जब हाँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट किया गया। उन दिनों बड़ा टेंशन था, राम जन्मभूमि का बहुत ज़्यादा टेंशन था, लेकिन हमारे ज़िले में शांति थी। हाँ। और उसका कारण ये था कि जो जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था ना पहले हरदोई से, जब मैंने एमएलए के अगेंस्ट भेजा था, हाँ। तो यहाँ ख्याति यहाँ पहुँच गई थी, ये पार्टी वार्टी नहीं देखेगा, ये बंद कर देगा, कोई गड़बड़ करेगा। अच्छा, तो हमारा ही सिर्फ जिला था जहाँ कर्फ्यू नहीं लगाने पड़ा था। नहीं लगाना चारों तरफ जितने जिले थे सब जगह कर्फ्यू था। हाँ। यहाँ सबको पता है था पार्टी वार्टी नहीं देखेगा, गड़बड़ किया अंदर कर देगा। हम्म। तो जैसे वहाँ कहते हैं ना इकबाल बुलंद था। अच्छा। लेकिन होने वाली को जो कुछ नहीं कह सकते, एक मर्डर हो गया वहाँ पर। अच्छा। मर्डर हो गया तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रूलिंग पार्टी का, उसने कहा साहब हम इसका जनाजा निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। तो हमने कहा यार कम्युनली सरचार्ज एटमॉस्फेयर है, अब यहाँ तो और गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारी सरकार है, क्यों निकालो? बोले नहीं सर हम तो निकालेंगे। तो मैंने बंद कर दिया उसे। और जब मैंने बंद किया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो पिछली बार तो खाली ट्रांसफर हुआ था फाइल भेजने पर, अब की और तुमने बंद कर दिया तो अब तो सस्पेंशन वगैरह होगा। रात को मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनका फोन आया, डीएम साहब आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। हमने कहा साहब बंद तो किया है, क्यों किया? मैंने बताया कि साहब मैं उनको मना कर रहा हूँ, आप ही की सरकार है, आपके इकबाल बुलंद है यहाँ पर, यहाँ हमें कर्फ्यू भी नहीं लगाना पड़ रहा है, सब शांति है, अब ये निकालेंगे जनाजा तो बवाल होगा। सही बात है। बोले नहीं कोई तरीका बताइए निकालने उनको छुड़वाने। मैंने कहा मेरा कोई व्यक्तिगत उनके अगेंस्ट नहीं है, आप उनसे बात करें या कोई जना बात करें, उनसे कहें क्यों निकालना चाह रहे हैं जनाजा, मैं छोड़ दूंगा उनको। उन्होंने फ़ोन पटक दिया, रख दिया, मुझे पता नहीं। मैं सुबह तक सोचा अब ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। सुबह मुझे पास फ़ोन आया कि वो जो अध्यक्ष जी हैं वो तैयार हो गए हैं प्रोसेशन ना निकालने के लिए। अच्छा। तो मैंने उनको छोड़ दिया। ओके। अब छोड़ दिया, उसके 2 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री जो मुझसे इतने नाराज थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द स्टेट। तो अब देखिए वहीं मुझे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कथंचन का समझ में आया। हरदोई पड़ोस जिले में मैंने सिर्फ फाइल भेजी थी, मेरा ट्रांसफर हो गया। यहाँ मैंने उसको बंद कर दिया, मुझे रिवॉर्ड मिला। तो कर्म अपना करते चलिए, बाकी रिजल्ट का तो पता नहीं, कभी इधर मिलेगा कभी अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। बट ये सर बहुत मतलब जिगर चाहिए टू बी ऑनेस्ट है ना, सब करने के लिए देखिए बोलना आपकी जिगर भी आदत की बात है। अच्छा। आदत, जैसे मैं आपको बताऊं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं बड़ी सेंसिटिव पोस्ट मैंने होल्ड की, कोल की, एजुकेशन की। हाँ, उसका तो मेरा जो दूसरा भाग था करीब 15 साल का, मेरे से कभी भी किसी ने कोई गलत काम नहीं कहा ही नहीं, करने की तो दूर की बात है, कहा ही नहीं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्यों? लोगों को पता था गलत काम करेगा नहीं, सही काम तुरंत कर देगा, फोन करके बता भी देगा, अच्छा ये तुमने कहा था ये हो गया, सबका मैं काम कर देता था। नहीं गलत कहता ही नहीं था कोई। कोल जैसी मिनिस्ट्री में किसी व्यक्ति ने एजुकेशन में मुझसे गलत कि ये सर काम कर दीजिए जो नियम के विरुद्ध हो। वो कोल का पूरा जो स्कैम हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे सो? देखिए कोल में बना कोल सेक्रेटरी 2014 में। 2014 में। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई कोल में, उस समय वो सब स्कैम्स, सो कॉल्ड स्कैम्स थे। कोलगेट स्कैम वो सब? हाँ वो सब कोलगेट कहते थे उसे। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बताओ यार कोल सेक्टर कैसा है, पोस्टिंग हो गई, अखबार में निकलता है। मुझसे कहता है गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मुझे सब समझ में आ गया कि क्या है स्थिति। आपको मैं बताऊं, जब मैं पहली बार अपने प्रीडिसेसर थे हमारे, उनके कमरे में घुसा जहां मुझे बैठना था, तो फाइलों के अंबार के पीछे छुपे हुए थे और मिनिस्ट्री की हालत ये थी कि पूछिए मत, सीबीआई फाइल्स के ऑफिसर्स को दौड़ा रही है, फाइल्स को दौड़ा रही, बड़ी स्थिति गंभीर थी। तो उस गंभीर स्थिति में मैं कोल सेक्रेटरी बना। बट जैसे होता है ना, खुशकिस्मत अगर हो आदमी तो काम बन जाता है। तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मेरी टीम में जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, ऐसी टीम मिल जाए तो हम कुछ भी कर दें। हम तब भी मजाक में कहते थे अच्छा कि आप मुझे कश्मीर की समस्या दे दीजिए, वो भी समाधान कर देंगे। अरे क्योंकि 2 साल में हमने कोल की स्थिति पूरी सुधार दी थी। क्या हुआ था और क्या चेंजेस हुए फिर? पहली चीज तो हम लोगों ने ऑक्शन की एक व्यवस्था बनाई। प्रॉब्लम होती कि स्कैम होता कैसे था उसका? आपको मैं बताता हूँ, इसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ। देखिए दुनिया भर में माफिया जो है वो शॉर्टेजेस की वजह से होता है। अगर कोई चीज सप्लस है तो माफिया नहीं आएगा। अच्छा। माफिया देखेगा कमी है तो फिर वो उसका आधिपत्य हो जाएगा, वो स्कैसिटी को यूज करेगा। कोल में भी ये समस्या थी कि हिंदुस्तान में कोल तो बहुत है लेकिन उसका खनन नहीं होता। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट करीब 1 बिलियन टन पर एनम है और 300 बिलियन टन है हमारे पास कोयला। अच्छा, इतना कोयला है। अब वो मैं अलग से बताऊंगा ऐसा क्यों है कि कम करते हैं, लेकिन उस समय 2014 में जितनी आवश्यकता थी उससे कम खनन हो रहा था। और सोने में सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 204 माइंस
जिनसे करीब 34 मिलियन टन का कोल, 90 मिलियन टन का कोल निकल रहा था, उनको बंद कर दिया। अच्छा, जो आदेश हुआ अगस्त सितंबर 2014 में, उन्होंने बंद कर दिया उसको। अब सुप्रीम कोर्ट का तो काम खत्म हो गया बंद करके, और राय साहब अपना राय दे के निकल गए, सीएजी साहब। वो तो बाद में हमने देखा सब गलत सलत रिपोर्ट है, मैंने लिखा अपनी किताब में पूरा हाँ कि उन्होंने कैलकुलेशंस गलत किए, वो सब अलग बात है, लेकिन बंद हो गया कोल। तो मेरा 2 काम था, पहला कि ये जो बंद हुई है माइंस, इनका फिर से ऑक्शन कर दें हम। 5 महीने में 6 महीने में मुझे ऑक्शन करना था, तो ऑक्शन हुआ, तो धीरे धीरे फिर उसमें माइनिंग भी शुरू हुई। तो पहला काम ये हुआ, और हमने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई, ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज 11 साल बाद भी वो व्यवस्था चल रही है। मतलब वही जो मैं बार बार सिस्टम की बात करता हूं, और किसी ने उंगली नहीं उठाई कि गलत हुआ। 1,73,000 करोड़ रुपए की माइंस का ऑक्शन हुआ। कितना? 1,73,000 करोड़, अमेजिंग। 1 लाख, और एक किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। टोटली हम लोग का शायद पहला ऑफिस था देश में जहां ना फाइल थी ना पेपर था। अच्छा, टोटली हम पूरा कंप्यूटराइज था, तो एवरीथिंग और डिजिटल। वो आप लोगों ने किया था। अमेजिंग। तो हम जहां जाते थे, जैसे हम ट्रैवल बहुत करते थे, लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ था कि हमने कोल प्रोडक्शन इंक्रीज किया। क्यों? मेरा ये मानना था कि अगर कोल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो माफिया अपने आप खत्म हो जाएगा, मारामारी खत्म हो जाएगी। सही बात। तो पूरा बल कोल प्रोडक्शन पे। तो उसके 3 प्रमुख कारण थे। कारण तो बहुत थे, प्रमुख कारण थे। पहला, हमारे जो कोल है वो जो है उसमें जो लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है, भूमि चाहिए ना खोदने के लिए, तो लैंड एक्विजिशन बड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा, ये जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। तीसरा, जब आप निकाल लेंगे तो रेलवे लाइन होनी चाहिए वहां से ले आने के बाहर के। ये 3 प्रमुख कारणों पर हमने काम किया। अब मैं बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, पूरा उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन इसका जो प्रमुख कारण समाधान का था वो ये था कि इसमें अधिकतर समस्याएं राज्यों में थी, स्टेट्स में थी। सो एज कोल सेक्रेटरी, सामान्य रूप से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब मीटिंग दिल्ली में करते हैं, स्टेट वालों को बुलाते हैं। मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं की। मैं स्टेट में जाता था, वहाँ चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठता था, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाता था, और उनसे चर्चा करते थे। तो आप विश्वास कीजिए, 2014-15 में हमारा कोल प्रोडक्शन 34 मिलियन टन बढ़ा। 34 मिलियन टन। ये जो बढ़ा, ये पिछले 4 साल में जो इकट्ठा बढ़ा था उससे ज्यादा था। और फिर उसके बाद 15-16 में उसके ऊपर 44 मिलियन टन बना। तो स्थिति ये आ गई कि हम कोल एक्सपोर्ट करने की बात करने लगे बांग्लादेश को। मतलब कहाँ एक एक्यूट शॉर्टेज, और जब ये शॉर्टेज खत्म हुई तो अपने आप हम लोग, वही मैंने आपसे कहा कि मेरे कमरे में राउंड टेबल थी, तो हम लोग मजाक में कहते थे यार हमें जम्मू एंड कश्मीर की समस्या दे दो, वो भी समाधान कर। अब देखिए, मैं तो मजाक में कहता हूँ, उसके बाद हुआ क्या? मेरा एक जॉइंट सेक्रेटरी बना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज की तारीख में गवर्नर है मणिपुर का। अच्छा। आउटस्टैंडिंग ऑफिसर अजय भल्ला, वो थे जॉइंट सेक्रेटरी। दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी थे विवेक भारद्वाज, अनदर आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। वो बने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो वो मुझसे मजाक कहते थे, सर आप तो मजाक में कहते थे, और देखिए सर हम लोगों को दे दिया गया। तो आपका अगर अपने आप में विश्वास है, और दूसरा, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि ये सब क्रेडिट मुझे मिला कोल का, लेकिन काम मेरी टीम ने किया। ये अजय भल्ला, विवेक भारद्वाज, इन लोगों ने मेहनत की। असली मेहनत ये करते थे, मैं तो अपना आराम करता था, इनको बता देता था अपना। तो अगर किस्मत आपकी अच्छी है और थोड़ा बहुत आप सोच लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, तो समस्याओं का समाधान में होता है। आई थिंक इंटेंशन बहुत मैटर करता है ना। इंटेंशन तो स्टार्ट है। अगर इंटेंशन ही गड़बड़ है, इंटेंशन से बाद में और सारी चीजें चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत है। अगर वही गड़बड़ है तो फिर आगे कैसे? वही नीयत, मतलब मैंने नीयत किया हूँ कि मैं जाके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे चाहिए जी। तो इसलिए तो आप इंटेंशन के बाद एक्शन, ऑब्वियसली विदाउट एक्शन इंटेंशन भी नहीं होएगा। तो आपने एक्शन लेके हर जगह जाके खुद मेहनत करके, हाँ इंटेंशन था, एक्शन भी लिया, और फिर हो गया। वरना लोगों के अंदर इंटेंशन ही नहीं होती ना कि मुझे कुछ सही करना है। मैं देखते बस अपना फायदा कहाँ से हो जाए, या फिर छोड़ना है यार, क्यों करना है, ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम, चेंज नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा काम आपने किया तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ा चैलेंज तो आया होगा। खूब चैलेंज, एक नहीं चैलेंज ही कोई चैलेंज। बड़ा चैलेंज देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो लोग सामान्य रूप से नहीं समझते, कि जो माहौल था हमारी मिनिस्ट्री का, उसमें कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी कमिट नहीं करना चाह रहा था फाइल पे, क्योंकि पहले जॉइंट सेक्रेटरीज के अगेंस्ट एक्शन चल रहा था। तो कई फाइलों पर मैं इनिशिएट करता था एज सेक्रेटरी, क्योंकि मैं उनकी सीमाएं समझता था कि इनको क्यों मजबूर करूं मैं करता था। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लाऊं, उनका ट्रस्ट गेन करूं। बाद में तो स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शुरू में मैंने उनकी स्थिति समझी कि ये लिखेंगे नहीं फाइल पर, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो गया तो इनको क्वेश्चन किया जाएगा। तो मैं कहता कोई चिंता नहीं। और इस चक्कर में कई मुझसे गलतियां हुई। लोग कहते हैं कि आपने ये सब किया, मैं एडमिट करता हूँ, 1 या 2 केस में हमने गलत लोगों को एलोकेट कर दिया। अच्छा। और वो हुआ यूँ कि रात को ऑक्शन खत्म हुआ, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके किसी का नाम आया, जल्दी में बनाया, वो कैलकुलेशन गलत हो गया। लेकिन हमारी क्योंकि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी,
क्योंकि जो भी निर्णय होता था तुरंत पोर्टल पर जाता था। पोर्टल पे पूरा दिक्कत पोर्टल पे गया, विद इन मिनट्स मेरे पास फोन आने लगे, सर आपने इसको गलत एलोकेट कर दिया। अच्छा, तो फिर हमने, गलत एलोकेट क्या मतलब क्या ऐसा होता है कि कैलकुलेट करते हैं किसकी लोएस्ट बिड है, किसकी हाईएस्ट हाईएस्ट बिड बिड है, है, अच्छा, तो उसी में कैलकुलेशन में गलत हो सही गया। सही इंसान को नहीं सही जा पाया। calculation अच्छा, हो लेकिन गया, वो लेकिन दिख गया सीधा, दिख गलती गया, दिख तुरंत गई। दिख गया। हाँ। मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ कि टोटल ट्रांसपेरेंट रखो, गलती भी होगी तुरंत सामने लग जाएगी, 5 साल बाद मालूम पड़ेगी तो सोचोगे कैसे हुई गलती। ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, आपकी जैसे आपने कहा ना, मंशा अगर ठीक है और टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल कर ली तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी व्यवस्था। तो गलती मालूम पड़ गई, हमने रात को ऑफिस खुलवाया, अच्छा क्योंकि सब डिजिटल था तो ऐसा नहीं कि फाइल का कोई पन्ना आप फाड़ दें, मैंने उसके ऊपर पूरा दूसरा नोट लिखा, मंत्री का उसमें अप्रूवल लिया, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे गलती हो गई, हमने करेक्ट कर लिया। तब प्रोएक्टिवनेस था, मतलब फटाफट आपने Proactive, सही भी कर डाला proactive आपने तो उस होना। चीज को। क्योंकि गलती होना स्वाभाविक, आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, या तो कुछ ना काम कीजिए, कई होते हैं जो कोई काम ना करो, सब बढ़िया ऑनेस्ट तब भी बने सही रहिए। चलता रहता सब। अगर आप वो राम मंदिर वाली बात बोले, आपने कई सारी बातें बताई वहाँ पे, आपके वहाँ पे ज़्यादा हुआ नहीं था प्रॉब्लम, एक इंसान का हुआ था, फिर भी आपने उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले लिया। बट कुछ ऐसी बातें हैं राम मंदिर से रिलेटेड जो आपको लगता है लोगों को नहीं पता है, कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बात है देखिए, जो ऐसा है पता कि होनी चाहिए? मैं जब डीएम था उसके बाद मैं विशेष सचिव बना कल्याण सिंह जी का, उसमें चीफ मिनिस्टर थे। मैं जब वहाँ विशेष सचिव बना तो, और उनका मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन भी था। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन वो होता है जो रोज मीडिया मैनेज करता है, तो बड़ा चोली दामन का साथ था उनके, बड़ा क्लोज रिलेशनशिप थी। तो शुरू शुरू में तो ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था, मैं भी अचंभित था कि मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, उन्होंने ऐसी पोस्ट पर मुझे रख लिया। उसका मुझे बाद में मालूम पड़ा कैसे हुआ मेरी नियुक्ति, बट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मेरे जो प्रमुख सचिव थे उन्होंने बताया मुझे कैसे नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा था कि हम लोग ग्रेडेशन लिस्ट देख रहे थे कि किसको करें किसको करें, जब तुम्हारा नाम आया तो किसी ने उनसे कहा मुख्यमंत्री से, सर ये बड़ा मुंहफट आदमी है, सब चीज़ें बोल देता है, तो बोले तब जरूर लाओ इससे यहाँ। अच्छा, तो मैं बन गया उनका। एक मेरा काम ये था, सुबह सुबह जाके मैं उनको पेपर क्लिपिंग्स दिखाता था। उन दिनों की ये सब सोशल मीडिया और वीडियो होते नहीं थे, तो वो बताते थे इसमें ये करो, उसके बाद मैं फॉलो करता था। तो एक दिन सुबह सुबह मैं पहुंचा उनके घर पे, तो उस समय चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस खड़े थे वहीं पर, और चीफ मिनिस्टर थोड़े नाराज़ लग रहे थे। तो मैं भी चीफ सेक्रेटरी के बराबर में खड़ा हो गया, जाकर मैं सुनने लगा क्या हो रहा है। तो इटावा में बाई इलेक्शन होना था, तो उनकी 7 मीटिंग लगी हुई थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स, और वो कह रहे थे अरे मेरी किसने 7 मीटिंग लगा दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा 7 मीटिंग, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दो। तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों ही उनकी हाँ में हाँ मिला देता, हाँ सर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं जा सकते। मुझसे रहा नहीं गया, मेरी आदत थी मैं अपनी बात बोल देता था। तो मैंने कहा सर वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है, लेकिन मेरा सुझाव ये है सर, कुछ दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, जब चीफ मिनिस्टर आते थे जिले में तो सर बड़ी तैयारियां होती थी, लोगों को आशाएं अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन होती थी, तो आप चाहें सर 2 मिनट के लिए जाएं, बोले नहीं, हाथ जोड़ें, कह दें तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तरफ घूर के देखा, उन्होंने क्या मैं जा सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे चुप रहने के। तो मैंने कहा मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा सर मेरा तो राय है, आप डिसाइड कर लीजिए। चीफ सेक्रेटरी और जोर के मुझे कोनी मारने लगे। फिर 10 सेकंड कोई नहीं मिला, 10 सेकंड बाद चीफ मिनिस्टर फिर मेरी तरफ घूमे, बोले हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी एकदम कोनी पीछे खींची और कहते हैं हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए मैं इसको भूल गया था, मैंने अपनी 4थी पुस्तक में इसका दिया है दृष्टांत, मैं इसको भूल गया था इस बात को। जब सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने कल्याण सिंह जी, तो मेरी आदत थी मैं नेताओं से मिलने नहीं जाता जब तक बुलाते नहीं थे, जबकि मैंने उनके नज़दीक था, काम कर रहा काफ़ी। तो 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, अनिल तुम मिलने नहीं आए। मैंने कहा सर आप व्यस्त होंगे, अभी अभी आपने ओथ ली है। अरे नहीं तुम आओ अभी। तो मैं चला गया उनसे, कमरे में घुसा मैं अंदर, तो मेरी तरफ देख के कहते हैं अनिल मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तब तक मेरा प्रमोशन हो गया था। मैंने ठीक है सर। बोले पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने कहा आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बोले बैठो बताता हूँ। मैं बैठ गया सो फिर कहते हैं मुझे अनिल तुम्हें ये याद है, ये याद है? कहते हैं उसी दिन मैंने निर्धारित कर लिया था कि तुम्हें बनाऊंगा। और फिर कहते हैं मैं निंदक नीरे राखी है मेरी तो फिलॉसफी। तुम बोलते थे, शुरू शुरू में मुझे अजीब लगता था, तुम जो मन में आता था बोल देते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। फिर कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर, तुम्हें नहीं लगता था मैं हटा दूंगा? मैंने साहब मैं आपसे कह के तो आया नहीं था, मुझे हटा देते तो मैं चला जाता। मतलब आपको कुछ खोने का डर नहीं था आपके अंदर? देखिए ऐसा है, मैंने धीरे धीरे ये भी चीज़ें धीरे धीरे आई समझ में कि आप अपेक्षाएं कम कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, तो आप सुखी रहेंगे जीवन में। किसी से भी, भाई बहन माँ बाप दोस्त, जिससे एक्सपेक्टेशन आपने रही वहीं आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। एक्सपेक्टेशन खत्म कर दिए, जो मिलेगा वो बोनस लगेगा आपको। मैंने अपने एक सर से सीखा था, राम सर है वो सिखाते, वो एक्सपेक्टेशन का ग्राफ। बोले आपकी देखो अगर आपने किसी को उधार दिया, हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन का क्या है, मैंने उधार दिया ये वापस देगा,
तो बोले ज़िंदगी का मंत्र याद रख लो, हमेशा खुश रहोगे। तो उन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन का ग्राफ ऐसा, ये बीच की लाइन है, पैसा दिया वापस मिल जाएगा। अब यूजुअली क्या होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पैसा वापस दे देगा। आप इस लाइन को नीचे लेके आ जाओ, इस लाइन को नीचे ला दो कि भाई ये पक्का पैसे नहीं देगा, ये एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, दे दिया तो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव, खुश हो जाओ। तो तटस्थ स्थिति यानी कि ऑब्जेक्टिव कंडीशन वही है, आपकी सब्जेक्टिव थिंकिंग परिवर्तित हो रही है, जिससे आप खुश हैं या दुखी हैं। तो इसको चेंज करना है, उसको तो चेंज ही नहीं कर सकते। वही अगेन करेज का एक बहुत पावरफुल लेसन है यहाँ पे कि जब आप नीयत भी अच्छी है, करेज है, खोने का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये लोगों को पसंद भी बहुत आता है। कई बार ऐसा लगता है कि अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो भी समझदार इंसान होगा वो कुछ समझेगा नहीं, ऐसा इंसान मेरे बाजू में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने आप को पीपल प्लीजर से घेर के देखिए, मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि कहीं कोई भी सरकार रही हो, जब उनको क्राइसिस आती तो अनिल स्वरूप याद आते थे। अच्छा। जैसे मैं एडिशनल सेक्रेटरी जब बना, हाँ। तो मैं एक योजना चला रहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि बड़ी फेमस हुई वर्ल्ड ओवर, और मैं दुनिया भर में जाता था, हर देश बताइए में। उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसका बड़ा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर था। हाँ। तो मनमोहन सिंह जी ने ये 15 अगस्त को अनाउंस कर दी स्कीम, 15 अगस्त 2007 को अनाउंस कर दी स्कीम। अब किसी को पता नहीं था इंश्योरेंस क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसा उस सरकार में होता था, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता था। अच्छा। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, चिदम्बरम जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में ग्रुप बना। तो मीटिंग पहली हुई, उसमें हमारे मंत्री को जाना था, उनको जाना वो नहीं जा पाए, सेक्रेटरी भी नहीं जा पाई, फिर मुझसे कहा गया आप जाइए। तो सरकार में होता कि हायरार्की से बैठते हैं, तो मैं कोने में बैठा हुआ था, सब सीनियर अफसर इधर बैठे हुए थे। तो मीटिंग शुरू हुई, चिदम्बरम साहब ने हेल्थ सेक्रेटरी से कहा कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, आप इसका बनाइए स्कीम का पूरा, और फिर अगली मीटिंग में आइए, उसे फाइनल चेप देंगे। तो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा सर हम लोग इस समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चला रहे हैं, उसमें सर लगे हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सर हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो फिर वो घूमे, इंश्योरेंस सेक्रेटरी जो थे, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्रेटरी, उनकी तरफ घूमे, जो बाद में CAG बने, उनसे कहा कि आप बनाइए फिर इसको। तो उन्होंने कहा सर हम तो वैसे भी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक चला रहे हैं सर, चल नहीं पा रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब अटक गई गाड़ी। तो वहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थी, वो मुझे जानती थी, उन्होंने कुछ फुसफुसाया चिदम्बरम साहब के कान में, तो मुझे अपना नाम सुनाई दिया, अनिल स्वरूप कौन है, हुज अनिल स्वरूप। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा साहब मैं हूँ अनिल स्वरूप। बोले आप चलाएंगे स्कीम। मैंने कहा साहब मुझसे क्या मतलब, मैं वैसे भी लेबर में हूँ, बड़े पेन में हूँ, आप कहाँ। बोले नहीं आप चलाएंगे, एक वर्कर्स के लिए स्कीम है। मैंने कहा साहब वर्कर्स के लिए अगर स्कीम की बात है तो सब स्कीम सरकार की मेरे पास आनी चाहिए। बोले नो डोंट जोक, यू हैव टू डू दिस स्कीम। उस दिन निर्णय हो गया कि मैं चलाऊंगा। उसके बाद खैर मैं उस समय तो ज़ोंबी की तरह निकला बाहर, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। फिर कई लोगों के सहयोग से वो स्कीम चली और दुनिया में उसको ख्याति मिली। ILO, UNDP, वर्ल्ड बैंक, सब ने रिकग्नाइज़ किया। इट केम टू बी रिकग्नाइज एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम्स इन द वर्ल्ड। तो मैं वही स्कीम चला रहा था। उसी संदर्भ में मैं कंबोडिया गया हुआ था। अच्छा। कई देशों में मैं गया उसके बारे में चर्चा करने। तो मुझे मैसेज मिला कि कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि टॉप ऑफिसर होते हैं कंट्री के, टॉप ब्यूरोक्रेट, वो बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मैंने मिलाया फ़ोन, वो नहीं मिला। तो मैं जैसे ही इंडिया में लैंड किया, मैंने फ़ोन मिलाया उनके ऑफिस। तो उनके तुरंत उन्होंने, जो कैबिनेट सेक्रेटरी से, मुझे बात करा दी। कैबिनेट सेक्रेटरी से नॉर्मली आप कौन बात करता है, मैं उनको जानता था, लेकिन जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने तो उसके बाद मैं नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा अनिल कल सुबह ज़रा आओ, एक कप चाय पियेंगे तुम्हारे साथ। अब मैंने कहा साहब क्या, किस बार संदर्भ में? बोले आ जाओ बात कर लेंगे। अब मेरा माथा ठनका, क्या है। एनीवे अगले दिन सुबह मैं पहुंचा। जब पहुंचा वहां पर, तो अंदर घुसते हुए जैसे उनके कमरे में गया, कहते हैं अनिल वी हैव पिक्ड यू अप फॉर एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे एडिशनल सेक्रेटरी होम बनाया जा रहा था एंटी नक्सल विंग को हेड करने के लिए। तो मैंने कहा अब तो कश्मीर भेजेंगे। मैंने कहा साहब मेरे 7 साल खत्म हो गए हैं दिल्ली में, 7 साल नियम के तहत हमें वापस जाना है स्टेट में। बोले नहीं येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आई मेट एंड वी डिसाइडेड विल गिव अनदर ईयर एक्सटेंशन, सब रूल्स रिलैक्स करके। मैंने कहा क्या है? बोले यहाँ पे ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दी स्कैम्स लोगों ने डिसीजन लेना बंद कर दिया सरकार में, तो हम एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, उसके हेड तुम होगे और तुम फास्ट ट्रैक करोगे। किनका? हर प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अच्छा। देखिए आप मुझसे लेना एक ना देना दो, मुझे कहाँ से पिक किया गया। खैर अगेन टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बना वहाँ पर और 15 महीने में हम लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट का फैसिलिटेट किया क्लियरेंस। ये UPA 2 में। हाँ, ये UPA 2 थी। हाँ। फिर जब मोदी जी आए तो उन्होंने कोल में क्राइसिस थी,
हाँ तो अनिल स्वरूप को लाओ, तो अनिल स्वरूप कोल सेक्रेटरी बन गए। तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप अपना काम करते रहिए तो लोग आपको लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव इस पार्टी का। मुझे मतलब नहीं पार्टी का, काम से मतलब है। आप जो काम दे दीजिए हम करेंगे। आपको आपके इतना 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ सबसे बेस्ट पॉलिटिशियंस कौन लगे जिन्होंने मतलब अच्छे से देखिए, काम करा? कंपैरिजन्स तो ठीक नहीं होते, लेकिन एक पॉलिटिशियन को मैं अलग रखता हूँ बिल्कुल, वो कल्याण सिंह जी। कल्याण उनके बारे में बहुत लिखा है मैंने, हम्म क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था ये पॉलिटिशियन है। हाँ क्यों, मेरी जो छवि थी पॉलिटिशियन की बिल्कुल अलग थी, हम्म और मेरी जो छवि परिवर्तित हुई वो उनके वजह से। हम्म क्योंकि ऐसे ऐसे दृष्टांत मैंने देखे उनके साथ कि मैं सोच ही नहीं सकता था पॉलिटिशियन। जब उदाहरण के तौर पर छोटी छोटी बातें जिनसे आप समझते हैं ये आदमी कितना परिपक्व है, कितना ईमानदार है। लोग की अलग अलग धारणा है, लेकिन मैंने जिस कल्याण सिंह को देखा था वो तो बिल्कुल एकदम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, इन द सेंस कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे स्मरण है एक बार हम उनके साथ कार से निकल रहे थे घर से, उससे एक रात पहले मेरे पास फ़ोन आया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ का। ये अलीगढ़ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेरा बैचमेट था, उसने कहा कि बॉस ऐसा है कि इनके साहबजादे हैं, उन्होंने CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की गाड़ी ले ली है पर्सनल काम के लिए। अब मेरे समझ में नहीं, मैं कैसे कहूँ कल्याण सिंह जी से। निकले बाहर तो मैंने ऐसे ही मेंशन किया, मैंने कहा सर आपके साहबजादे ने CDO की गाड़ी ले ली है। तो कुछ बोले नहीं, कहले वापस चलो, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। घर आए वापस, मैं बाहर बैठा था, अंदर वो किसी को डांट रहे थे, मुझे पता नहीं किसको डांट रहे थे। फिर आए बाहर, हम लोग चले गए। शाम को DM का फ़ोन आया मेरे पास, बॉस वो तो गाड़ी वापस मिल गई। तो एक चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुझसे अक्सर कहते थे कल्याण सिंह देखो अगर कुर्ता साफ है तो एक भी छींटा जो है वो दिखेगा। तो मैं तो इस प्रयास में, और ये एक उदाहरण है, मैंने तो बहुत सारे जो आपके पास सामने किताब रखी है इसमें कई दृष्टांत मैंने दिए हैं, और आगे भी मैंने लिखा है उसके बारे में कि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। जब मैं मोदी जी से मिला तो मुझे स्मरण आया कल्याण सिंह जी की छवि उसमें दिखी। देखिए आप शुरू में वेरी नाइस। बहुत ही डिसाइसिव, निर्णय तुरंत लेते थे, सपोर्ट करते थे। और कोल में चाहे मुझे इतना क्रेडिट मिला हो, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट मिला। बिना उस सपोर्ट के शायद कोल में वो तो कार्य मोदी जी नहीं ने हो आपको पाता। बहुत सपोर्ट बहुत किया इस सपोर्ट चीज़ किया, में। बहुत सपोर्ट किया। पहले 2 साल तो मोदी जी के साथ बहुत ही मजा आया। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा परिवर्तन हो रहा है उनमें, क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दिखा थोड़ा परिवर्तन। लेकिन पहले 2 साल तो मुझे लगता था ये देश को चमका देंगे पूरा। मतलब ऐसे ऐसे निर्णय लिए, एक एक मैंने लिखा है सबसे किताब में। बेस्ट कौन सा लगा देखिए, आपको डिसीजन? उनकी अप्रोच बड़ी बढ़िया थी। एक तो वो क्या करते थे, हर 3 महीने में सब सचिवों को इकट्ठा कर लेते अपने घर पे चाय पर, और फ्री उनसे पूछते थे बताइए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर इतना ओपन होकर बात कर रहा है। मुझे बताया गया कि अब वो सब बंद हो गया, अब नहीं होता। मतलब दुख की स्थिति है, बिकॉज उसमें उनको लाभ होता था और सचिवों को अच्छा लगता था। सबको प्राउड फील और होता है ना खूब काम करने में, प्राउड के और अलावा जोश देखिए जोश ना, आता है ना। वो उसको एक्सेप्ट करते थे, फॉलो करते थे। फिर उन्होंने, मैंने ये भी लिखा है इसके बारे में, उन्होंने सचिवों की 4-4, 8-8, 10-10 सचिवों का इनफॉर्मल ग्रुप बनाया। उनका इस इशू पर आप 10 लोग मिलकर कीजिए। तो जो हम लोग के साइलोज होते हैं ना, उनको ब्रेक किया उन्होंने। कई बड़े बढ़िया बढ़िया निर्णय। साइलोस मतलब? साइलोज मतलब कि हर अपने डिपार्टमेंट में लगा हुआ, दूसरे की चिंता नहीं कर रहा। अपने सरकार में में ही कोई लगा हुआ है। काम होता है ना, उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में पड़ता है। हम साथ मिलकर काम नहीं करते थे सामान्य रूप से। मोदी जी लाए, सब सचिवों को साथ बैठाला। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप सचिव रहे, जो पहला जिला था वहां जाइए, आप जहां पोस्ट हुए थे, आप SDM थे, वहां जाइए, आप देखिए आपको कितना परिवर्तन दिखा, आपको समझ में आएगा फील्ड में क्या हो रहा है। तो कई इनिशिएटिव इतने बढ़िया थे उनके। और जैसे कोल में भी जब उन्होंने इतना सपोर्ट है, मतलब मुझे याद है कि सचिवों की बैठक में बोले, अरे देखिए अनिल जी ने कितना बढ़िया काम किया, कोल ऑक्शन किया। देखिए ये सब चीज़ों से क्या हुआ, मेरे मंत्री समझते थे कि मैं प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हूँ। उस गलतफहमी में मुझे बड़ा फायदा हुआ। अच्छा। पीयूष गोयल जी थे मिनिस्टर, लोग कहते थे बड़े फायर ब्रांड है, मुझसे बहुत बढ़िया तरीके से बात करते थे। वो गलतफहमी 2 साल चली, मेरा अपना निबट गया काम। कई एक जगह ऐसा फायदा हुआ आपको? बता। हाँ, कई जगह फायदा हुआ। कोई एक जगह याद आ रही है ऐसा कुछ? नहीं, कई जगह। हाँ। आपको मैं बताऊं कि एक दिन हाँ। मीटिंग चल रही थी, तो पीयूष गोयल जी नाराज हो गया मेरे जॉइंट सेक्रेटरी, अजय भल्ला पे ही नाराज हुए। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपसे अकेले में बात करेंगे। क्यों? मैंने कहा नहीं सर अकेले में। उन्होंने सबको निकाल दिया बाहर। मैंने कहा साहब देखिए वो मेरा जॉइंट सेक्रेटरी है, और यहाँ उसका अंडर सेक्रेटरी बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, सब उसके सबॉर्डिनेट बैठा है, उसके सामने आप उसे डांट रहे हैं, तो काम कैसे कराएगा उन लोगों से? मैंने कहा गलती मुझसे भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है। साहब आपको डांटना अकेले में डांटिए, सही बात है, पब्लिकली मत डांटिए, उसका मोरल जो है वो मोरल डाउन हो जाएगा। तो कहता है हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से। और उन्होंने फिर उसके बाद हमारे यहाँ किसी मीटिंग में नहीं डांटा, और जगह डांटते थे, हमारे यहाँ नहीं डांटा, पब्लिकली नहीं डांटा। तो मुझे लाभ हुआ, अदरवाइज किसकी हिम्मत कहने की, और कौन मानते कौन नहीं मानते। उनको शायद मुझे लगता है गलतफहमी थी कि मैं मोदी जी के नज़दीक हूँ, जो कि मैं नहीं था। मैं प्रोफेशनली जरूर था, मेरी बात सुनते थे, मोदी जी बहुत मानते थे मुझे, लेकिन मुझे लाभ हुआ। अमेजिंग अमेजिंग। बोलना, मैं जितनी बार भी अब
नोटिस करो ना आपकी स्टोरी में एक पैटर्न है, सच का बोलना, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोलना कई बार कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि क्या ही बोलेंगे, बोलने से क्या होता है, लेकिन बोलने से ही मुझे लग रहा है आप ऑब्वियसली उसके बाद एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने कई जगह पे बोल बोल के कई सारे चेंजेस लेके आए। तो ये एक और चीज़ है, लोगों को कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना ये चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं एक सेशन लेता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अच्छा। कब बोलें, कैसे बोलें, कहाँ बोलें, क्यों बोलें, ये सब समझना पड़ेगा आदमी को। और सही चीज़ सही समय पर बोलें और वो हिम्मत रखें बोलने की। और वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपका कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एजेंडा फ्री है, आपको ना एक्सपेक्टेशन है। कई लोगों ने मुझसे कहा तुम बोल देते थे। मैंने कहा देखो यार, मैं आपको इस दृष्टांत दूं, मेरे रिटायरमेंट के 3 महीने पहले की बात है। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था। प्रमुख सचिव प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि अनिल तुम ज़रा आज आके प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ब्रीफ कर दो। मैंने कहा मिले से क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का? बोले अरे तुमने एक स्कीम चलाई थी, बड़ी अच्छी चलाई थी, और हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को बताने की इंश्योरेंस की, वो नाराज़ हो जाते हैं, इंश्योरेंस वाले सब बदमाश हैं। तो मैंने कहा साहब मेरा लोकेस्ट स्टैंड आई क्या है? बोले ऐसा है कि आज जो है हेल्थ का रिव्यू है, उसमें प्रेजेंटेशन होगा, हम एजुकेशन का भी रखा देते हैं, तुम बैठे होगे, अगर प्रधानमंत्री तुमसे पूछते हैं तो तुम बता दें। ठीक है, पहुंच गया शाम को। ये मेरे रिटायरमेंट की 3 महीने पहले की बात है। अच्छा। पहुंच गया उनके घर पे 7 रेस कोर्स रोड पर। शाम को हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री फिर थोड़ा हल्के से नाराज हो गए, अरे भाई आप लोगों को मना किए, ये क्यों आप हिमायत करते हैं इंश्योरेंस वालों की? फिर मेरी तरफ घूमे, अनिल जी आप रहे इंश्योरेंस, आपकी क्या राय है? मेरी भी वही राय थी जो हेल्थ सेक्रेटरी की थी। अच्छा। लेकिन मेरा प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग था। मैं 15 मिनट बोला समझाने के लिए इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। एक टक सुनते रहे। देखिए लोग समझते हैं, जानते हैं, वो हैं भी, बोलते बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री सुनते उससे ज़्यादा अच्छा है। मीटिंग्स में बहुत कम बोलते हैं, वो सुनते हैं ज़्यादा। मुझे सुना, और सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस तो लाभकारी होगा। मतलब बिल्कुल चेंज कर गए अपने व्यू में। तो जब मैं जब बाहर निकलने लगा तो जॉइंट सेक्रेटरी पीएम हमसे कहता है कि सर आपको तो पता था नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी आपने अपनी बात कह दी। मैंने देखो ना मुझे इनसे आज कुछ चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। मैंने जो ठीक समझा बता दिया, बाकी ये जाने इनका करना निर्णय तो इनको लेना है, मैं अपनी बात रखूंगा। तो मेरी आदत थी शुरू से अपनी बात प्रस्तुत करने की। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे तो हो जाए यार, मैं क्या, मेरा कोई उसमें एजेंडा नहीं था। मैं जो ठीक समझता था रखता था, और उसके बाद अगर कोई मुझे ओवर रूल करता तो जो वो कह रहा है मैं कर दूंगा। जो मेरा बॉस है उसका काम तो मुझे करना ही करना है। नहीं, वेरी पावरफुल सर। मैं चाहता हूँ जो कई सारे यंगस्टर लोग भी मुझे देख रहे हैं, उसके आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता सकते हो कब उन्हें बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये इंटेंशन रख के? ये देखिए ऐसा पहला स्टार्ट तो ये है, जब आप बोलने किसी पे जा रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान नहीं है अगर तो आप जबरदस्ती मत बोलिए। सही बात है, हाँ। चुप रहिए। जानकारी इशू की डिटेल में होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ज्ञान और बायस ना होना, ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं। फिर आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। कई लोग बोल नहीं पाते ठीक से। जैसे आप जो बोल रहे हैं तो आपकी जो मंशा है उसको सही प्रकार से प्रस्तुत हो सके, यानी कि शब्दों का चयन वो होना चाहिए जिसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ना निकले। इंटरप्रिटेशन वही हो, यानी कि जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वही वो समझ रहा है व्यक्ति। तो आपको उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा ये कौन सी भाषा समझता है। वो भाषा से मेरा मतलब हिंदी अंग्रेजी नहीं है, कि वो किस प्रकार से, कुछ लोगों को चार्ट में ज़्यादा समझ में आता है, कुछ लोगों को ग्राफ्स में आता है, कुछ लोगों को भाषा से आ जाता है। जैसे जब मैं मायावती जी के साथ था विशेष सचिव, तो उनको हम लोग उस समय ट्रांसपेरेंसी पे बना के दिखाते थे। अच्छा। हर व्यक्ति की समझ अलग है, आपको अपनी समझ से उसको नहीं बताना है, आपको उसकी समझ से बताना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इस बात की होनी चाहिए कि आप समझें उस व्यक्ति को और प्रस्तुतिकरण ऐसा करे कि वो उसको समझे। So true. ये अभ्यास से आता है। शब्दों पर आपका हर व्यक्ति के साथ होता है कि आप चाहते हैं, आपके दिमाग में आइडिया है, लेकिन आपको पता नहीं शब्द कौन सा बोलें, कैसे बोले। वो शब्द पकड़ना जरूरी है। वो शब्द, क्योंकि हर शब्द का अलग मतलब हो सकता है। क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, ये अभ्यास से आता है। अभी रिसेंटली में कोई तो बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये सेम बात बोली गई थी कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो। ट्राइब करके आई थिंक सो बुक का नाम था, कि आप एक ट्राइब बनानी है ना, आपको एक बहुत अच्छी फॉलोइंग भी बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो व्यूअर्स है वो कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आपको यंग लोगों को इंस्पायर करना है तो आप आजकल ऑरा, रेड फ्लैग्स, ये सब वो जो वर्ड्स है ना, छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन ये वर्ड्स उनसे बहुत कनेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर यूजिंग इट। करेक्ट। और अभी अगर मैं यूथ लोगों के सामने जाऊंगा और मैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में जार्गन्स यूज करके बात करूंगा, वो लोग मुझसे कनेक्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे बोरिंग चीज है, इनको नहीं भाई आप, ये तो ऐसा है ना, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि आप कोई माल बेचने जा रहे हैं, हाँ, तो आपके हिसाब से माल अच्छा है, लेकिन जो खा रहा है या खरीद रहा है
उसको बोतल कौन से साइड की चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, करते हैं ना। वही चीज़ हम बातों में क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको एक भाषा पसंद है, दूसरे को दूसरी भाषा पसंद है, आपको ये स्थान पसंद है। जैसे मैं मायावती जी का बताऊं, हम लोग बड़ा क्लोजली एग्जामिन करते थे उन्हें कि उनसे काम कब कराया जाए। सुबह के टाइम पे वो सबसे अच्छे मूड में रहती थी, ये पकड़ना जरूरी है। सो ट्रू। एक हमारे उनकी आदत थी कि वो मीटिंग में ही सस्पेंड कर देती थी लोगों को। एक मीटिंग में उन्होंने डीएम को सस्पेंड कर दिया। अच्छा। अब वो रोता हुआ आया, सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, सस्पेंड हो गया। अब उनको कैसे हम रीइंस्टेट कराएं? हाँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह के टाइम पे जब नाश्ता करती हैं सबसे अच्छे मूड में होती हैं। हम लोग 3-4 लोग पहुंच गए। अब देखिए हम क्या कहा उनसे। मैंने उनसे कहा मैडम वो अफसर बड़ा अच्छा था, लेकिन गलती हो जाती है। गलती नहीं थी, हमें पता है उसकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर वहाँ कहते गलती नहीं थी तो और चढ़ बैठती हमसे। हमने कहा मैडम वो हमसे भी गलती हो जाती है, उससे भी गलती हो गई, अफसर बहुत अच्छा है। अच्छा अफसर है? हमने कहा मैडम बहुत ही अच्छा अफसर है, हो जाती है सर भूल चूक। अच्छा ठीक है, कर दो उसे बहाल। हो गया बहाल। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ, आपको तो काम कराना है, काम कराना है तो आपको उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। एंड हेंस यू विल हैव टू यूज द टाइम, ओकेजन एंड द लैंग्वेज। ये धीरे धीरे समझ में आती है हर चीज़ में। कई बात में मानेंगे, कई बात में नहीं मानेंगे, लेकिन आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लेंगे तो चांसेस है कि आप कन्विंस कर ले जाएंगे उस व्यक्ति को। तो ये बोलना सही होगा कि आप जितने भी काम कर पाए उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा रोल है ना? मैं अभी भी कहता हूँ। हाँ। मैं कई IAS सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। और स्टडी IQ में भी आपका कुछ है ना? उसमें भी मैं बताता हूँ लोगों को कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। और उसका मैं बताता हूँ उनको कि मान लीजिए किसी वजह से आप सिविल सर्विस में नहीं आए, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। और कन्वर्सली आप किसी तुक्के में सिविल सर्विस में आ गए और कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो यू विल फेल एज एन ऑफिसर। सो कम्युनिकेशन स्किल्स सक्सेस के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। इट मे नॉट बी सफिशिएंट बट सर्टनली नेसेसरी रिक्वायरमेंट। आजकल आप नोटिस करना सर, यूथ में मैक्सिमम लोगों को IAS ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत सारे लोग इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी तो जरूरी है, लेकिन तैयारी के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है और ये तैयारी पहले से होनी चाहिए। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये तैयारी करेंगे तो चांसेस आर दैट कि वो अच्छा करेंगे सिविल एग्जाम में। सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताता। पहला, ज्ञान तो हर जना बताएगा कि ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान के तो आप नहीं आएंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त 3 और चीज़ें हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ, दूसरा एनालिटिकल स्किल्स यानी कि विश्लेषण, और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अभिव्यक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नॉलेज में सही पुस्तकों का चयन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गलत पुस्तक पकड़ ली तो दूसरी लाइन में निकल जाएंगे। खैर, इसमें तो बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं तो मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। यानी कि कई व्यक्ति एक किसी पन्ने को एक बार पढ़ के समझ जाते हैं, कई उसको 4 बार पढ़ते हैं, तो चीज़ वही है, समय आपका चौगुना लग रहा है। तो ये स्किल सुधारी जा सकती है। अच्छा। इसकी एक प्रक्रिया है, उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू उसका है वोकैबुलरी, यानी कि शब्द जो हैं आपके भावों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि आप, वरना दिमाग में कुछ वेग सा रहेगा, शब्द मिल जाएगा तो उसकी आप कह लेंगे। तो इसका मतलब वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी सुधार का प्रयास ये 1 महीने 2 महीने में नहीं होगा, इसमें समय लगता है। तो ये तैयारी की तैयारी है कि आप अपनी वोकैबुलरी ऐसा बनाइए, अपनी समझ को सुधारिए, जिससे आप जो पढ़ें वो आप त्वरित गति से समझ पाएं। ओके। तीसरा है एनालिटिकल स्किल्स, विश्लेषण। ये भी, इसमें भी समय लगता है। देखिए, ज्ञान तो आप किताब पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सही बात है, लेकिन विश्लेषण अगर आप नहीं कर सकते तो यूपीएससी का पेपर नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी के पेपर के लिए आपको उसको एनालाइज करना है। जो आप प्रश्न देखें तो सीधे प्रश्न नहीं आते, तो आपकी आदत बननी चाहिए किसी भी विषय को आप एनालिटिकली उसका विश्लेषण कर सकें। ये आपको इसको परफेक्ट होना पड़ेगा, आंसर के लिए नहीं, किसी भी विषय कि भारत पाक जो युद्ध हुआ ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या उसमें लाभ हुआ, ये अगर आपका विश्लेषण नहीं कर सकते आप तो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक है तो आप जल्दी कर लेंगे, विश्लेषण ठीक है तो आपकी समझ ठीक हो जाएगी, और तीसरा उसकी अभिव्यक्ति, यानी कि आपके दिमाग में नॉलेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, एनालिसिस भी है, नंबर तो जो लिखेंगे उस पर मिलेगा ना, या जो बोलेंगे इंटरव्यू मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब इसकी ड्रिल है कि कैसे इंप्रूव करें, थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन वो भी इंप्रूव हो सकता है। तो अगर ये 3 चीज़ें करें जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो आपकी एक्चुअल तैयारी, और ये चीज़ मेरे विचार से
आदमी को स्कूल टाइम से शुरू कर देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करे, लाइफ में तो हर एस्पेक्ट में analytical- काम आएगी ना, हर जीवन में, जीवन के हर पहलू में काम आएगी ये 3 चीजें। राइट। तो उसके ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए 3 के ऊपर। सर मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत समझदार लोग, बहुत सारे लोग जाके compete करते हैं, लेकिन लिमिटेड चीज़ें ही होती है, सीट्स होती है। तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा ना कि क्लैरिटी भी मिले। मुझे लगता है ना सब भेड़ चाल में सब घुस जाते हैं, सबको करना है बस करना है भाई, क्योंकि मे बी आई डोंट नो उनके इंटेंशन क्या है, बट लोगों को करना है। मुझे लगता है वो गलती है। आप इस पे देखिए मैं ये कहता हूँ कि प्रयास तो हर को करना चाहिए, अगर किसी की चाह है वो सिविल सर्वेंट बनना चाहती है, लेकिन मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, वो 2-3 अटेम्प्ट मैक्सिमम ले ले। अगर नहीं आ रहा है तो उसको समझ लेना। ये कहना नहीं है मेरा कि 3 अटेम्प्ट के बाद लोग नहीं आते हैं, लेकिन मेरे सामान्य रूप से मेरा ये सुझाव रहता है इन लोगों को कि 3 अटेम्प्ट पूरा जी जान Try लगा करके दीजिए, लगाओ। उसके बाद फिर अपना कोई और कुछ और ट्राई करने में, क्योंकि वो एक एनर्जी, यूथ की एनर्जी, वो वेस्ट होती है। Waste हो रही है। 4-5 साल बाद फ्रस्ट्रेशन आता है। और फिर वो कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाएगा। मतलब दूसरी प्रयास चीज़ों तो रहना चाहिए पहले दूसरे अटेम्प्ट में, आप तीसरा ले लीजिए बहुत चाहते नहीं, उसके बाद फिर नहीं। दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। तो मेरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही था, ताकि कोई यूथ अगर देख रहा है तो उसको क्या बोलोगे, किस किस को इसकी तैयारी करना भी चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? देखिए अगर आपके पास ये 3 स्किल्स नहीं है जो मैंने बताया, रिवाइज कर देने एक बार। कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म, तो फिर प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिकॉज मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर आपकी ये स्किल नहीं डेवलप हुई तो आप किसी तुक्के से आ भी गए ना सिविल सेवा में, यहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको तीनों स्किल्स की जरूरत है। वो स्किल खाली किताब पढ़ के आपने किस तरीके से रट्टा मार के अगर कर दिया किसी तरीके से, मैं तो आने में समस्या आएगी, लेकिन आ भी गए तो आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी है और आदमी को असेस करना चाहिए कि मेरे पास ये स्किल्स हैं या नहीं है। वो कैसे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर ये स्किल है कि नहीं है? देखिए Short ऐसा में। है कि निर्भर करता है कब। अब उसको अगले साल अपीयर होना है तो 1 साल पहले वो तो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर सकता इन 3 स्किल्स को। लेकिन अगर इंटर उसने पास किया है तब वो कर, मैंने किया। अच्छा, जब मैंने इंटर पास किया था तो मेरे पास साइंस सब्जेक्ट्स थे। आपने शायद सेकंड अटेम्प्ट में पास कर लिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पुलिस में आया था, आईपीएस में आ गया था, सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस में आया आईएएस बन गया था। था। लेकिन जब मैंने क्लास 12 किया था तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था। अच्छा, तो मैं 5 सेंटेंस अंग्रेजी या हिंदी के ना तो बोल पाता था ठीक से ना लिख पाता था, ये मेरी हालत थी। अच्छा, लेकिन मैंने उस कमी को समझा और वर्क किया उसके बाद उसमें, उसकी पूरी ड्रिल है और फिर मुझे सुधार आया। तभी मैं सबसे कहता हूँ जरूरी नहीं कि आज की तारीख में तुम्हारे पास हो, लेकिन आपको ये फिर संकल्प लेना होगा और प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी ये 3 स्किल सुधारो। मैंने अपनी वोकैबुलरी भी वर्क किया। मैं आपको बताऊं कई मेरे साथी थे, हंसते थे, क्योंकि शब्दों का जब मैं ज्ञान होता था तो कई जगह गलत इस्तेमाल कर लेते तो हंसते थे। अब आज तो मैं हंस रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं। तो लोग तो हंसेंगे अगर आप कोई चीज़ करेंगे। मैं तो शीशे के सामने खड़े होकर अखबार पढ़ता था जोर जोर के, लोग कहते थे क्या बकवास कर रहे हो तुम। आज की तारीख में वो स्टैंडर्ड ड्रिल में अच्छा, देता हूँ लोगों को। एडिटोरियल पेज निकालो, एडिटोरियल आर्टिकल, शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर के पढ़ो और रिकॉर्ड करो उसे। होता है वो आपके अंदर अगर रहेगा इंटेंशन, काम करेंगे तो होता है। लोग खुद पहले हंसते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि क्यों ये इंसान कर रहा है। टाइम लगता है लोगों को समझने में। सो ट्रू। सर आप एनालिटिकल स्किल की बात कर रहे थे, आपने एक चीज़ बोली इंडिया पाकिस्तान का भी जो रिसेंटली हुआ, तो मैं उस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। मेरा क्या? कोई देखिए ऐसा ना, मैंने जो अब तक जितना बोला वो व्यक्तिगत अनुभव पे बोला। हाँ, ज्ञान मुझे ज़्यादा है नहीं, मतलब ओपिनियन मैं ज़्यादा देता नहीं। इतने लोग खड़े हैं, इतने ज्ञानी पुरुष हैं जिनको मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं इसमें सामान्य रूप से मैं टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। और मेरा भी जो ज्ञान है वो मैंने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा। मैंने जितना अपनी पुस्तकों में लिखा है चारों में, वो जब तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है तब तक मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। हर की अपनी राय हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान में ये हुआ, और आजकल सड़क पे चले जाइए कोई ना कोई बता ही देगा आपको क्या हो रहा क्या हो है। रहा है। मैं उसमें क्या बताऊंगा। सो ट्रू। आई थिंक ये भी एक अच्छा लेसन है सीखने के लिए यार, कि जिसमें आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, उस चीज़ में क्यों ही ज़्यादा बोलना, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन नहीं, रहेंगे। और उसमें इतने ज्ञानी पुरुष हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इतने ज्ञानी पुरुष हैं इंडो पाक रिलेशन में बोलने वाले। मैं क्या बता दूंगा उसमें, मैं भी सुनी सुनाए, मैं ना तो उसमें रहा हूँ, ना पॉलिसी बनाने में रहा हूँ, ना वॉर में रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा। जो इधर उधर थोड़ा पढ़ा है तो अनुभव नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ ज्ञान बता पाऊंगा। सो अब आपके अनुभव में सर, कोई जब आप इतने सारे ईयर्स में थे तो कोई ऐसा कुछ सेंसिटिव टॉपिक जैसे राम मंदिर का भी था ही, या फिर और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे जो शायद लोगों को ना पता हो, अंदर की कुछ बात? एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है, मतलब अब उससे सेंसिटिविटी तो बात की बात है, बट मेरे अनुभव में एक्सपीरियंस जैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतना लगे क्यों रहते थे चीज़ों। मुझे मज़ा आता था काम करने में। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ जिस चीज़ में मज़ा आएगा उसमें तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, फिर काम लगता ही नहीं। सही बात है। तो जो RSBY थी, वो जैसे मैंने आपको बताया बड़ी रिकग्निशन मिली। तो जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उनके एक एडवाइज़र का फ़ोन आया मेरे पास अच्छा,
उन्होंने कहा कि आप ज़रा यूएसए में आके अपनी जो अच्छी स्कीम चल रही है उस पर प्रेजेंटेशन कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो हमारा संदर्भ अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग है, मैं क्या बताऊंगा वहाँ पे। बोले नहीं आप आए यूएस तो जरूर कीजिए। तो मैं अक्सर जाता था वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन जाता था। ये हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम हेल्थ का ही था? इंश्योरेंस स्कीम। हाँ। तो मैं वहाँ एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ एडवाइजर्स रहते हैं प्रेसिडेंट के। तो वहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन किया। उस प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमारी जो मिशन था वहाँ के लोग थे, एम्बेसी के लोग थे, वो जो स्टेट गवर्नमेंट थी जो वहाँ के लोग थे, फेडरल गवर्नमेंट के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कई फाउंडेशंस के लोग थे। तो मैंने प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन के बाद बाहर जाके कॉफ़ी पी रहे थे तो गेट्स फाउंडेशन का एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता मिस्टर स्वरूप यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैंने उससे पलट के पूछा कि भाई गेट्स फाउंडेशन गरीब देशों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, आपको क्या मिलता है? तो कहता है वेल दैट्स आवर जॉब बट मोर देन दैट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हेल्पिंग द पुअर। अच्छा। So मैंने कहा you answered your own question. The RSBY, the राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for the scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow anyhow, that's good enough a kick for me to do what I am doing. और फिर मैंने उनको दृष्टांत बताया कि मैं किक से मतलब क्या है मेरा। मैंने उनको बताया, मुझसे तो अंग्रेजी में बात हुई थी लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हिंदी ओरिजिनल इसका हिंदी में ही है। मैं इसमें छोटे छोटे हॉस्पिटल एम्पैनल थे उसमें जाता था। तो एक दिन हॉस्पिटल में गया, एक बेनिफिशियरी पेशेंट से मैं बात कर रहा था, तभी एक पीछे से बहुत हल्की सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत वृद्ध महिला, मेरे ख्याल रही हुई 85-90 साल की, जो इतनी कमज़ोर थी कि बैठ भी नहीं पा रही थी। वो स्मार्ट कार्ड बेचती तो स्मार्ट कार्ड हिला के कह रही थी बेटा इधर आओ। उसको किसी ने बताया था मेरा कुछ स्कीम से कुछ मैंने किया हुआ है इसमें। मैं गया माता जी के पास, मैंने झुक के उनसे पूछा माता जी आप ठीक तो हैं? कहती है बेटा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ लेकिन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, घर जाएंगी। नहीं बेटा मैं तो कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं बोले बेटा मैं तो भीख मांगती थी, झोपड़ी में रहती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी भी भीख मांगता था, उसने तुम्हारा ये कार्ड देखा, मुझे अस्पताल में ले आया, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांगते नहीं है, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा माता जी आपको पैसे नहीं देने होंगे, आप ठीक होकर घर जाएंगे। नहीं बेटा मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ना भाई है ना बेटा, मेरे दुनिया में कोई, मैं अकेली हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी। ये थोड़ी देर चलती रही बहस, फिर एक बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट उसने दिया। कहती है ऊपर वाले से जाके एक बात जरूर कहूँगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। अब देखिए मैं इसको किताब में लिखा मैंने, मेरे भारत रत्न है। ये जब बताता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आता है कि वो महिला मेरे लिए क्या कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात कह गई वो। आई थिंक ये कई बार हम पैसा ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, ये एक्सपीरियंस है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब भी आप कोई काम करते हो जिससे आप लोगों की लाइफ में चेंज, लिटरल चेंज लेके आते हो और वो धुआं मिलती है, तो वो उसका एक पावर अलग ही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे तो आपके मतलब मुझे लगता है ये आपने जो इतना बड़ा काम किया है सच में, ऐसी कई स्टोरीज होगी। आपने कितनी लाइफ पे इस इम्पैक्ट किया होगा? तो नहीं की है, लेकिन मेरे एक पुस्तक है, तीसरी पुस्तक एथिकल डिलेमाज, दूसरी पुस्तक एथिकल डिलेमाज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, उसमें करीब 60-70 दृष्टांत हैं ऐसे, हैं तो उससे ज़्यादा, लेकिन 60-70 उसमें उद्धृत कोई किए एक दोस्त में से शेयर करना उसमें चाहेंगे? ये जो भी मैंने बताया वो एक ही पे था। ये था। उससे पहले जो आपको हरदोई का मैंने किस्सा सुनाया, हाँ, जो मैंने बोर्ड ऑफ रिन्यू किस्सा सुनाया, सब हाँ, उसमें उसके एक-एक अंदर करके एथिकल डिलेमा सब कई सारे किस्से ही किस्से हैं। एथिकल डिलेमा बुक में नाम काफी इंटरेस्टिंग है, एथिकल डिलेमा। तो उसका क्या डिलेमा, किस चीज का डिलेमा? देखिए ऐसा है कि शुरू में एथिकल डिलेमा ये होता है कि आपको समझ भी नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, वो डिलेमा है। हर के जीवन में आता है, एक शासकीय नौकर के जीवन में भी आता है, मेरे जीवन में आया। मैं डिसाइड नहीं कर पाता था ये करूं ये करूं। उदाहरण के तौर पर मेरे 2003 में मैं वापस यूपी में पहुंचा, वहाँ मेरे मंत्री जो थे वो बहुत भ्रष्ट थे, नाम ही 25% था, एडवांस में ले लेते थे। अब पोस्टिंग हो गई सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर में, करीब महीने भर बाद उनका एक आदेश आया लिखित कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए। तो मैंने कुछ कारण नहीं दिया था, और वो उनको अधिकार था सस्पेंड करने का, ऐसा नहीं इलीगल ऑर्डर नहीं था वो। तो मैंने फ़ोन किया मंत्री जी को, मैंने कहा साहब आपने सस्पेंड करने को कहा है, क्या गुनाह किया इसने? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे बड़ी छोटी सी बात लगी, मैंने कहा साहब मैं कह दूंगा आपसे मिल लेगा, कन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो मैंने अधिकारी के बारे में मालूम किया तो लोग बोले साहब वो तो बड़ा ईमानदार अधिकारी है, बहुत बढ़िया अधिकारी है। अब मेरा माथा ठनका, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री से? कहता सर मैं कई बार मिल चुका हूँ उनसे, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने अपनी इसी पुस्तक जो आपके सामने रखी है, स्टोरी, इसमें 3 टाइप के मैंने
भ्रष्टाचार बताया, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो ये मंत्री शायद नजराना चाहते थे। हाँ, तो उसने कहा था मेरे पास तो है नहीं दे। अब मैं बहुत संकोच, मैं बहुत संशय में पड़ गया। ये डिलेमा था, मैं इसको बचाऊं कैसे? एक लीगल ऑर्डर है और ये ईमानदार व्यक्ति है। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ, इनफैक्ट इतना परेशान हुआ कि मेरे अंदर का कवि जागृत हुआ। मैंने पंक्तियां लिखी उस समय, संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया, फिर भी स्तब्ध हूँ, व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, शायद अनजान हूँ। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। तो मैंने अपनी वेदना राम की झोली में डाल दी। मैं बहुत पीड़ित था, लेकिन चूंकि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, आज भी मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरा ये मानना है कि समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो देखिए, इन पंक्तियों में उसका उत्तर आया, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो मैंने इस पुस्तक में लिखा है उसको। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए? उठो पथिक, उठो पथिक, मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो, जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। वाह, फिर मुझे इंस्पिरेशन आया, मैंने इसका तरीका निकाला, नियम पढ़े। उसमें नियम में यह था कि अगर मैं असहमत हूं अपने मंत्री से, मैं पत्रावली चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज सकता हूं। चीफ सेक्रेटरी इज द टॉप ऑफिसर इन द स्टेट। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी, बहुत बड़े अफसर थे, उनसे फ़ोन पे बताया कि साहब ये बैकग्राउंड है। बोले अनिल ऐसा करो, फाइल मुझे भेज दो, फिर देखते हैं। तो फाइल मैंने भेज दी उनको, वो बैठ गए फाइल पे। अब मंत्री मुझसे पूछे क्या हुआ सस्पेंशन का, मैंने कहा साहब फाइल चीफ सेक्रेटरी पास है। तो मालूम नहीं क्या हुआ, जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिया। उन दोनों में क्या हुआ मुझे पता ही, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट हो गए, कहते हैं अनिल बताओ यार, तुम उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इनएविटेबल। जो होना है सर उसके लिए परेशान क्यों होना? और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा सर, आप कहीं पोस्ट करेंगे मैं फिर जाके वहाँ पाप करूँगा। तो हंसने लगे वो। देखिए मेरा परिवर्तन हो गया। तो पहले आपको मैंने हरदोई का दृष्टांत बताया था, जब मैं बहुत परेशान था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ। अब मैं परिवर्तित हो गया, तो मैंने कहा मेरे हाथ में तो है नहीं ट्रांसफ़र होना, कर दिया तो विजडम कर आ दिया। चुकी थी मतलब कि बस ठीक है। अब मालूम नहीं विजडम थी है, लेकिन समझ मेरी बन गई थी कि बेकार बात के लिए परेशान होने से क्या फ़ायदा यार। अमेजिंग अमेजिंग। सो आप मिनिस्ट्री ऑफ कोल, आपने स्कूल और एजुकेशन लिटरेसी इसके अंदर भी काम किया है ना? इसका हाँ। कोई एक अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं, जब मेरी पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग ऐसी हुई कि कोल में सब हम लोग ने निपटा दिया था, तो मैं पीएमओ में अक्सर जाके कहता था कि अब यहाँ इसको बंद कर दिया मिनिस्ट्री को। शुरू में मैं रात को भी सोता था मिनिस्ट्री में, अब 45 मिनट का काम नहीं है। सब ऑटोमेटेड था, सब सिस्टम बना दिया सिस्टम बन गया। तो जब एक दो बार मैंने कहा, तो शायद उस समय मैं मजाक में कहता हूँ, प्रॉब्ली दे वर लुकिंग फॉर द मोस्ट इलिटरेट अनएजुकेटेड सिविल सर्वेंट टू बी मेड एजुकेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्कूल एजुकेशन। तो उन्होंने मुझे स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी बना दिया। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया। मैंने इसी किताब में लिखा है कि आई थॉट आई एम गेटिंग आउट ऑफ द डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू द ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड टू माय अटमोस्ट हॉरर आई फाउंड दैट द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन आर वर्स देन माफियाज ऑफ कोल। अरे बाप रे। मतलब और वास्तविक स्थिति है। हाँ, क्योंकि कोल में तो माफिया ऊपर है, माइनिंग नीचे है। स्कूल के सब माफिया अंडरग्राउंड है, एक से एक बढ़ के माफिया। अच्छा, पूरा इसमें चैप्टर है माफिया पर। कुछ माफिया मतलब स्कूल मुझे में। भी समझ नहीं देखिए आया, बता सकते हो क्या होता है? कई क्या प्रकार के माफिया हैं। हाँ, पहला जो सबसे गंभीर माफिया है वो जो है वो बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो टीचर बनते हैं ना उनको एक बीएड की डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ, बीएड पता है, बीएड डीएड। हाँ, ये सबसे बड़ा फ्रॉड। अच्छा, देश में करीब 16,000 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें से 4,000 या तो एग्जिस्ट नहीं करते या एक कमरे में आपको डिग्री दे देंगे। अच्छा, इतना गंभीर था। तो एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो आए मुझसे कहते हैं कि सर हम सोच रहे हैं इनसे सबसे सूचना मांगे एफिडेविट पर कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज़रा डिटेल दीजिए। और एफिडेविट पे इसलिए मांगे कि गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्रिमिनल केस हो जाएगा, एप्लीकेशन में क्रिमिनल केस नहीं होगा। तो इसने, मैंने कहा ठीक है। इसने वो नोटिस जारी कर दिया। अब वहाँ हड़कंप मच गया बिल्कुल एकदम। अब वो ये सब पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग लोग थे, लेकिन हमने क्या किया, मैं हमेशा कोशिश करता था कि पॉलिटिशियन को समझा के चलूँ। तो मैं जब एजुकेशन सेक्रेटरी बना तो मैं पहले 3 महीने लगभग 23 स्टेट्स में गया और कई जगह चीफ मिनिस्टर से भी मिला, योगी आदित्यनाथ जी से मिला, वसुंधरा राजे सिंधिया से मिला, कई जगह से मिला। और उन लोगों को मैंने समझाया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो मुझे याद है योगी आदित्यनाथ जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या बड़ी दुरूह है। उनको पता था बीएड डीलर, बोले मैं आपके साथ हूँ, आप करिए ऐसे। तो हम लोग, नोटिस जारी था। अब इन सब लोगों को ये लगा कि नेताओं से तब कुछ हो नहीं रहा है, तो कोर्ट में चले गए। 17 कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल की, 3 हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया।
तो चेयरमैन एनसीटी एक हाई कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि सर हम सूचना मांग रहे हैं, सूचना में क्या प्रॉब्लम है? तो जज साहब इतने नाराज हो गए उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। और मुझे नोटिस आया कि साहब आप इनको कैसे हटाएंगे चेयरमैन एनसीटी को। तो उस समय थोड़ा मंत्री भी थोड़ा अपसेट हो गए कि बेकार बवाल में हम लोग घुस गए, क्या है। तो चेयरमैन एनसीटी रिजाइन फ्रॉम द आईएएस, ही इज वन ऑफ माई फेलियर्स ऑफ माई, आई कुडंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम रिजाइनिंग। बहुत ही बढ़िया अफसर थे, बहुत ही बढ़िया, तो ही रिजाइन। लेकिन अच्छी उसका बात यह हुई, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये व्यवस्था इसको हैंडल किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन में एक माफिया था, नकल माफिया। नकल माफिया तो गजब है, आपको यहाँ नहीं पता होगा, मैं यूपी से हूँ। मैं भी यूपी का हूँ, ऐसा रहा मुंबई में ज़्यादा। देखिए मैं जब एसडीएम था देवरिया में, हाँ, तो एक दिन ड्राइवर सुबह मुझसे बोला, ये मैं 1984 की बता रहा हूँ आपको, सुबह बोला कि सर आज आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। तो ठीक है चलो, मैं चला गया। तो एक स्कूल पर पहुँचे, जैसे ही मेरी जीप वहाँ पहुँची, लोग, एग्जामिनेशन चल रहा था, लोग कूद कूद के खिड़की से भागे। मैंने कहा ये क्या है यार? बोले सर ये नकल कराने आए थे और आपकी गाड़ी देखकर भाग गए। आप, मैंने आंखों से देखा है इसको। अगले दिन कहता है आज सर थोड़ा जल्दी चलेंगे। मैं क्यों? बोले सर आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। हम जल्दी पहुँच गए वहाँ एग्जामिनेशन दूसरे सेंटर पर पहुँचे, वहाँ बड़ा शांति से चल रहा था। मैंने यहाँ तो सब ठीक है। वो सर ठीक नहीं है सर, अभी अभी पर्चा खुला है। वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना सर, वहाँ बैठ के पर्चे को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे नकल कराएंगे। आप विश्वास कीजिए, अब तो ठीक कर दिया योगी जी को, इसमें क्रेडिट जाता है। वहाँ ठेके पे लिए जाते थे स्कूल नकल कराने के लिए, ठेके पे नकल करा के पास करने के। कैसे होगा? नकल माफिया, ऐसी पब्लिशिंग माफिया, कई माफिया हैं। पब्लिशिंग देश माफिया क्या? पब्लिशिंग माफिया ये था कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी किताबें छापता है, उसकी किताबें सस्ती आती हैं, जो और पब्लिश होती हैं उसकी दुगनी तिगनी दाम की होती हैं, थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। तो एनसीईआरटी अगर विलम्ब से लाए अपनी किताबें तो सब बाजार की खरीदेंगे। तो करीब 3,000 करोड़ रुपए का रैकेट है हर साल, 3,000 करोड़ रुपए का, कि अगर एनसीईआरटी की दाम, किताबों के दाम और जो प्राइवेट पब्लिशर्स के दाम है उसमें इतना फर्क है। तो अगर एनसीईआरटी टाइम से, जैसे उस साल हमने प्रयास करके एनसीईआरटी किताबें सही टाइम पे आ गई, तो उन्होंने तो प्रिंट करा के रख ली थी, उनकी तो बिकी नहीं एनसीईआरटी। अच्छा, मतलब ये लोग प्रिंट लेट पहुंचाते थे ऐसा? नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं करते, जैसे मतलब सरकार में system होता है विलम्ब हो जाता है। हाँ, विलम्ब हो गया तो उन्होंने लाभ उठाया कि टाइम मिला है उसको फटाफट कर दो। सो हर किस्म के माफिया, मतलब गजब का माफिया है, आप विश्वास नहीं कर सकते जो माफिया है। तो जब अगेन ये बाबरी मस्जिद जिस दिन टूटी थी, उस दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ऐसा मतलब संयोग था कि उस दिन छुट्टी थी और मैं आदतन सुबह पहुंचा घर पे, तो बहुत अनयूजुअली मुख्यमंत्री जी अकेले बैठे थे। सामान्य रूप से मुख्यमंत्री के साथ लोग रहते हैं, क्योंकि साहब ज़्यादातर लोग अयोध्या गए हुए थे, घर पे अकेले थे, थोड़ा टेंशन में लग रहे थे। खैर एनीवे हम बात करते रहे। फिर जब ये खबर आई मस्जिद गिरने की, तो इतना ज़्यादा टेंस हो गए वो। फिर उन्होंने फ़ोन मिलाया अडवाणी जी को। अडवाणी जी तो अयोध्या में थे उन दिनों, मोबाइल तो था नहीं, लेकिन फ़ोन पे उन्होंने बात की, बहुत नाराज़गी जाहिर की। और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था इन लोगों को इकट्ठा ना कीजिए, मैं समस्या का समाधान निकाल रहा था, आप लोग तो मेरी बात मानते नहीं हैं। खूब सुनाई उन्होंने अडवाणी जी को, और ये भी कहा कि अब मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। फिर भैरव सिंह शेखावत थे चीफ मिनिस्टर राजस्थान, उनको सुनाई फ़ोन पे, काफ़ी देर तक सुनाई कि आप लोग मेरी बिल्कुल बात नहीं मानते थे, आपको मुझ पे विश्वास होना चाहिए था, मैं समाधान निकाल रहा था। और फैक्ट ये है कि जो समाधान कल्याण सिंह जी निकाल रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा। अच्छा, वो वहाँ छोटे ग्रुप से बात कर रहे थे और उनका लॉजिक बड़ा बढ़िया था। वो ये कहते थे देखिए आपने 12 साल से नमाज़ पढ़ी नहीं, तो आपके लिए मस्जिद तो है नहीं, तो मेरे लिए आस्था का प्रश्न है, आप असहमत हो, लेकिन मेरा आस्था का प्रश्न है कि रामचंद्र जी आप इसे छोड़ दो, मैं आपके लिए एक भव्य मस्जिद बना दूंगा, जहाँ कहोगे वहाँ बना दूंगा। अगर आप नमाज पढ़ रहे होते तो बात भी थी, अब ये तो खाली ढांचा है, आप मुझे बनाने दो मेरा मंदिर। तो कहते थे मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तो आस्था की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको यही किया सुप्रीम कोर्ट ने। सेम। तो जब गिर गई उसके बाद फिर वो हमसे कहते हैं, जब दोनों से लड़े फ़ोन पर, फिर हमसे अनिल एक कागज़ लाओ। मैं कागज़ लाया और उन्होंने हाथ से लिखा उसमें कि संपूर्ण प्रकरण का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ, किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी ना ठहराया जाए, लिखा। बाद में मुझे बताया गया कि टाइप होके गया था गवर्नर के पास, लेकिन उस समय उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इसकी। किसी और ऐसा व्यक्ति, मैं तभी उनको महान कहता हूँ, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे लिख दिया तुमने ये। मैंने कहा देखो, पहली चीज़ जो मैंने लिखा है वो मैंने खुद जो कानों से सुना, आंखों से देखा, वो लिखा। अब उसका लोग कहते हैं बाद में उन्होंने अपना मत बदल दिया और ये किया, मैंने वो जाने राजनीति उनकी क्या थी, मैं तो उस दिन का वाकया बता रहा हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री थे
और उनको पता होगा कि अगर ये गिर जाएगा तो उनकी सरकार तो चली जाएगी। कौन मुख्यमंत्री चाहेगा सरकार चली जाए? तो मेरा तो स्पष्ट मानना था वो नहीं चाहते थे, और जो भी मैंने देखा, अब लोगों का अलग अलग धारणा हो सकती है। इस सब चीज़ के पीछे का कुछ और ऐसी इंसाइट है जो लोगों को नहीं पता है, आपको पता है? मे बी क्या हुआ, क्यों हुआ? ये मुझे नहीं पता। मैं तो अगेन फिर मैं कहता हूँ कि इनसाइड का तो मुझे पता नहीं, जो Inside नहीं सामने पता। सामने जो देखा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई एक आध डायलॉग्स में मैं उनके साथ रहता था तो वो यही समझाते थे लोगों को, अरे भाई क्यों आप इस पे झगड़ा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कई ग्रुप्स उनसे कन्विंस भी हो रहे थे कि भाई हम क्यों इसमें जबरदस्ती घुसे हुए हैं, इसमें वो मतलब नहीं है उसका, सिर्फ हमने एक इशू बना रखा है। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो अब हिस्ट्री है। राइट। उसके बाद लेकिन आप बाकी चीज़ें, फिर आपका कोई रोल कहीं आया था कि सब नहीं, उसके अपने आप बाद से ही सरकार गिर गई, फिर मैं कुछ दिन रहा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, फिर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उद्योग बंधु बन गया। अब मैं उसमें जो है यूपी में उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया होते हुए? देखिए, उसमें उसके बाद जो हुआ बड़ा दुखद था, जो बहुत बहुत था, मैं तो था भी नहीं, मतलब छोटा। अनफॉर्चुनेट था। देश में होता है ऐसा तो बड़ा दुख होता है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई अनुभव ही अखबार में पढ़ा नहीं हुआ था। अभी कई बार हम यही बातें होती है, सिस्टम को लेके हमेशा बातें होती रहती है, और इस सिस्टम के लिए आप क्या, एक सबसे अच्छी बात इंडिया की जो एक सबसे अच्छी बात लगती है आपने सिस्टम, देखो एक होती है सर रियल दुनिया और एक रील दुनिया। रील में बहुत सी चीज़ें दिखती रहती है, जाती रहती है, तो ये रील और रियल में क्या एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखा? देखिए, पहली चीज तो हमें वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए। हम लोग कई बार करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं ऑस्ट्रिच की तरह कि आंधी आ रही है, हमने अंदर कर लिया कि कुछ नहीं आ रही है। जब तक आप वास्तविकता को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक उसमें सुधार नहीं आएगा। अक्सर सरकारों में मैं देखता हूं कि वो उसको छुपाने के चक्कर में रहते हैं। मेरा हमेशा सुझाव रहता था कि आप मानिए, ये स्वाभाविक है किसी के लिए गलती करना। मिस्टेक्स आर नेचुरल, कोई भी काम करेंगे गलती होगी, और गलती को स्वीकारिए। आप स्वीकारेंगे नहीं तो सुधारेंगे नहीं। अक्सर तो रील और रियल में यही फर्क है कि रील में तो आर्टिफिशियल रहता है, और रियल में जो धरातल की वास्तविकता है वो होती है। उसको आपको समझना जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी को बिना समझे उस रियलिटी को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप कारपेट के नीचे डालते रहिए, समस्या और भयावह बन जाएगी। आप उसे स्वीकारिए, क्योंकि समस्या का होना भी स्वाभाविक है। कौन सी एक चीज़ है जिसमें हमें, आपको लगता है एज एन इंडियन, हम प्राउड इंडियन, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस पे काम करने की हमें ज़रूरत है बहुत? देखिए, कई एरियाज हैं जहाँ पे मेरे विचार से, जैसे इस समय मेरे विचार से सबसे गंभीर समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी सामान्य रूप से चर्चा नहीं होती। आप आंकड़े निकाल के देखिए तो स्थिति वाकई गंभीर है, और इसमें विचार होना होगा कि किस प्रकार से हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें। आई नो इट्स मोर ऑफ एन एकेडमिक डिस्कशन, बट मेरा ये मानना है कि ऐसी नीति बनाई जा सकती है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, और उनको कैसे जनरेट करें। समस्या ये है कि वो जो सेक्टर है उससे आपको हेडलाइन नहीं मिलेगी पेपर की। अच्छा, आपको ठोस काम करना पड़ेगा। जैसे स्मॉल स्केल सेक्टर है, आप लार्ज स्केल सेक्टर को हेल्प करेंगे तो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ हेडलाइन मिल जाएगी। उससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा या नहीं होगा उसको किसी को पता नहीं। लेकिन स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर को अगर हेल्प करेंगे तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ से होगा। तो इसी तरीके से कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि शायद न्यूज़पेपर हेडलाइन ना बने। मेरे विचार से लेने चाहिए, अगर समस्या का समाधान सही तरीके से करना है। तो मेरे विचार से सबसे गंभीर समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसके लिए गवर्नमेंट तो चलो जो करेगी वो हम उसको अगेन कंट्रोल नहीं कर सकता है कि व्यूअर जो देख रहा है, जो व्यूअर देख रहा है उसको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए व्यूअर के लिए तो बड़ा सिंपल है। सिंपल, वो देश दुनिया को छोड़ दे, अपने ऊपर चिंतित, स्किल्स पे फोकस करे, अपने ऊपर टोटल। हम अक्सर दुनिया भर को बताते रहते हैं इसको ये करना, वही उम्र भर वही भूल करता रहा। आप अपना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अपनी खुदी को बुलंद कीजिए। आप यू बिकम अ पर्सन टू बी रेकन्ड विद। तो हर यूथ को मैं ये कहता हूं, अपनी वो क्वालिटी सुधारो, और अगर सुधारोगे तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम ज्ञान बांटते फिरोगे, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो परेशानी में आओगे। फोकस ऑन योरसेल्फ। मैं मजाक में अक्सर कहता हूं, बिकम सेल्फिश, बी टोटली फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, कि इन परिस्थितियों में मैं क्या कर सकता हूं, ये निर्धारण करना है। सेम सर, मैं कई बार वीडियो बना के डालूं, सेल्फिश बनो। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि कोई बूढ़ा इंसान गिर गया तो उसको उठाओ मत, उठाओ उसको, लेकिन सेल्फिश उसको भी उठाओ और अच्छा महसूस करो। हाँ। देखिए, जब तक आप अंदर अच्छा महसूस नहीं करेंगे ना, वो काम नहीं करेंगे। सही बात है।
जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप दिल लगा के काम करेंगे। सही बात है। तो आप बूढ़े को उठाएंगे तो दिल लगा के, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। वो भी एक सेल्फिश काम होगा। यस, तो आप अपनी सेल्फ को आपने एनलार्ज कर लिया, आपको उन सब चीज़ों में अच्छा लगने लगा। मैं अक्सर कहता हूं कि आप किसी को बता रहे हैं कोई चीज़, वो आपसे हो सकता है सहमत हो जाए, लेकिन ग्रहण तभी करेगा जब उसको उसमें लाभ दिखेगा। हम सब इस मामले में बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, अगर मुझे वो लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं दिखा, तो हो सकता है सहमत हो जाए मेरी बात से, अच्छा लगेगा, ताली बजाएगा, चला जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन जिस दिन उसको महसूस होने लगेगा कि इसके कथन को करने से मुझे भी लाभ होगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, कोई लाभ जरूर उसे होना चाहिए। लाभ होगा तो मानेगा, वो करेगा उसको। नहीं आपने एकदम डेप्थ वाली बात बोल दी सर। एनएलपी मैं सीख रहा हूँ, उसके अंदर भी न्यूरो साइंस के अंदर यही चीज़ है। आप अपना फ़ायदा देख के अच्छी चीज़ों में घुसोगे तो ही वो आप कर पाओगे, वरना हम इंसान कई बार सेल्फिश नहीं करेंगे जब तक फ़ायदा नहीं दिखता। इट्स सो ट्रू। सर अभी तक के आपने जितने भी, आप एक बुक थी एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन, जिसके ऊपर हमने शायद बात करी, ज़्यादा नहीं हुई उसमें बातें हुई कुछ, आपको लग रहा है उसमें कोई आपको कई पॉलिटिशियंस का बताया, वो एनकाउंटर्स हाँ, हाँ। पॉलिटिशियन में उधर थे। हाँ हाँ चाहे वो मोदी जी की बात हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी की है, इन नेताओं के बारे में मैंने लिखा है उस पुस्तक। हाँ, कोई एक बात जो उसकी सबसे बेस्ट हो बुक का? सबसे बेस्ट तो वो जो मैंने आपको बताया था, कल्याण हाँ। सिंह जी के साथ जो मेरे दृष्टांत हाँ। हुए वो हुए। चूंकि मैंने मायावती जी के साथ भी काम किया, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप उनको कंपेयर कैसे करेंगे। हमने कहा देखिए, अगर शायद मैंने कल्याण सिंह जी के साथ पहले काम नहीं किया होता तो मुझे वो मायावती जी का टेन्योर उतना खराब नहीं लगता। अच्छा। मैंने उस कद के नेता को देखा, उसके बाद जब मायावती जी के साथ काम किया तो थोड़ा दुख हुआ मुझे। अच्छा। जब मैंने देखा काफ़ी परिवर्तन था दोनों में। अच्छा, तो कोई एक डिफरेंस जो आपको बहुत लगा नहीं, कि? वो देखिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग, कल्याण सिंह की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर थी। ओके। मायावती जी तो अपना करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती थी इश्यूज को। अच्छा, और कल्याण सिंह जी बहुत डेप्थ में जाते थे। और अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है ना, आपको लगता है कि डेप्थ में जाना, क्योंकि लोग बहुत सरफेस लेवल पे आजकल जी रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपको इशू तो समझ के ही निर्णय लेना पड़ेगा ना। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद हम समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से मायावती जी को, और कल्याण सिंह जी जब तक उनको समझ में नहीं आता तब तक निर्णय नहीं लेते थे। तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क। समझना, अंडरस्टैंडिंग होना, डेप्थ में जाना, ये भी एक स्किल है जिस पे हमें हम सबको आई थिंक काम करते रहना चाहिए। हमने काफ़ी सारी डेप्थ वाली बातें करी। अब ऐसी नॉर्मली लाइट होके थोड़ा एक रैपिड फायर राउंड होता है जहाँ पे मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप जल्दी से उसको आंसर दे दीजिए, ठीक है ना? एक बुक जो हर सिविल सर्वेंट को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। बुक? हाँ। सिविल सर्वेंट क्या, व्यक्ति के लिए मैंने एक मंक हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी थी, रॉबिन शर्मा की। बहुत अच्छी किताब है। अमेजिंग। कोई एक लेसन जो उसका आपको बहुत अच्छा लगा? वो ये कहते हैं कि आप अपनी हैबिट को परिवर्तित कर सकते हैं 21 डे रूल के माध्यम से। हाँ। आप सुधार लाया जा सकता है हर व्यक्ति में। अमेजिंग। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट IAS ऑफिसर्स? दैट एवरीवन इज करप्ट। इट्स मिसअंडरस्टूड। कोई एक पॉलिसी जो इंडिया में है, जो इंडियंस को ज़्यादा पता होनी चाहिए बट नहीं पता? एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी कौन सी? एक जो अभी रिसेंटली आई है 2020 में। तो उसमें क्या चीज़ लोगों को समझनी चाहिए? कई सारी चीज़ें हैं उसमें, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। उसमें लोग समझे, उसे इम्प्लीमेंट करें तो देश का लाभ होगा। ओके। वन मिथ अबाउट ब्यूरोक्रेसी यू विश टू बस्ट फॉर एवर? वही जो मैंने पहले कहा, करप्शन का, कि everyone is not corrupt. There are some very honest, very fine officers, and I think their stories need to be told. आपका प्राउडेस्ट मोमेंट पूरे 38 इयर्स में? प्राउडेस्ट मोमेंट था जब उस बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि मैं जाके ऊपर वाले को बताऊंगी कि तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। वो तो मुझे भी लगा सर। एक सिविल सर्वेंट जिसे आप बहुत डीपली एडमायर करते हो? मैं कई सिविल सर्वेंट्स को एडमायर करता हूँ। उसमें अगर टॉप ऑफ द स्टैश रखा जाएगा तो एक मिस्टर DK मित्तल हैं, 1977 बैच के ऑफिसर। अच्छा। बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है। क्यों उनको अच्छे लगते? कोई एक बात उनकी सब अच्छी? क्वालिटीज़ हैं, वो ऑनेस्ट हैं, एफिशिएंट हैं, डिलीवर करते हैं, इफेक्टिव हैं। सब क्वालिटीज़ जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए वो उसमें उनमें है। वैसे मेरे विचार से तो और भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट जिनसे मैं संपर्क में आया, बड़े अच्छे उन्होंने काम किए और सबसे मैंने बहुत सीखा। लेकिन अगर सिंगल आउट किसी को करना है तो मैं समझता हूँ मिस्टर DK मित्तल को। हार्डेस्ट डिसीजन जो आपको लेना पड़ा अपने पूरे करियर में? कई सारे हार्ड डिसीजन थे। एक डिसीजन बड़ा मुश्किल है पिक करना कि कौन सा डिसीजन यही सबसे डिफिकल्ट रहा होगा। इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन बिकॉज मतलब उसको कोई मापा नहीं जा सकता कि ये क्या हुआ, ये जाता है। बट फिर भी एक कोई जो आपके सबसे दिल के करीब आ रहा है कि हाँ ये बहुत हार्ड पड़ गया था मुझे लेना ये डिसीजन? नहीं, शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि उस MLA के अगेंस्ट एक्शन लेना ले, उस समय वो बहुत हार्ड डिसीजन था कि मैं लूँ ना लूँ, क्या करूँ। बाद में मुझे बड़ी क्लैरिटी आ गई थी, मैं बस क्लियर था। आखिरी 20 वर्षों में तो कोई मेरे को डिसीजन हार्ड था ही नहीं। स्टार्टिंग में वो डिफिकल्ट हुआ। जब पहले 10 साल में तो कई डिसीजन बड़े हार्ड थे। कोई एक डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा सीखा अपनी लाइफ में? सबसे ज़्यादा सीखा मैंने योजना जिसकी मैंने चर्चा पूर्व में की थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था। तो मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर,
जहाँ शुरू में मुझे ऐसा आभास हुआ यहाँ कोई काम नहीं होता, तो मैंने समझने की कोशिश की क्यों नहीं काम होता लेबर अफेयर डिपार्टमेंट में। तो मजाक में मैंने इस कंक्लूजन पहुंचा कि वी आर ऑल इन लेबर एंड बाय डेफिनेशन वी कुड डिलीवर, अच्छा क्योंकि डिलीवर कर दिया तो लेबर के बाहर हो जाएंगे आप, इसलिए वहाँ कोई काम वाम नहीं होता था। अच्छा अब मुझे लगता था कि इसको बंद कर देना चाहिए विभाग को। वहाँ बड़ी अजीब मजाकिया चीज़ें होती थी कि हम हर मई में 30-35 लोग जनीवा जाते थे अच्छा लेबर की समस्या के समाधान के लिए, और नहीं करते थे समाधान क्योंकि अगले साल फिर जाना होता था जनीवा। तो ये सब मजाकिया चीज़ें थी। तब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा। और सीखा ये कि कोई भी योजना बनाने के लिए आप जिसके लिए योजना बना रहे हैं वो उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए। और मैंने ये देखा कि ये गरीब आदमी ही है, अनपढ़ है और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है। तो उस समय देश में कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसमें उसका लाभ उसको ज़िले के बाहर मिले। पीडीएस योजना अपने ज़िले में, एमएनआरईजी अपने ज़िले में। अगर कोई आदमी बिहार का अगर केरला चला जाए तो ना तो उसको पीडीएस का लाभ मिलेगा ना एमएनआरईजी का मिलेगा। तो हेल्थ के लिए तो अगर वो जाएगा तो जरूरत पड़ेगी। तो पहली पोर्टेबल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनी है, और ये तभी बन पाई क्योंकि हमने समझा कि उस व्यक्ति जिसके लिए योजना बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सामान्य रूप से नहीं देखा जाता। सरकार में योजना बना दी, उसको नहीं देखा उसको क्या चाहिए। तो ये जब मैंने देखा, ये सबसे बड़ी सीख थी मेरी कि कोई भी योजना तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उस व्यक्ति जिसके लिए आप योजना बना रहे हैं उसको अच्छी तरह समझिए। सेंटर ऑफ पूरा फोकस पॉइंट वहीं पे होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आने चाहिए। बट कई बार वो फोकस पॉइंट हमारे पे आ जाता है कि मैं बना रहा हूँ। कौन सा आपका एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, कोई एक वैल्यू जिसने आपके पूरे एंटायर करियर को आगे आपको लेके गया रखता है? देखिए, मेरी कुछ कोर वैल्यूज़ थी। कोर वैल्यूज़ एक तो थी डिसिप्लिन की। मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन थे, पंक्चुअल थे, इंजीनियर थे वो भी। हाँ, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि 38 साल की सेवा में मैं किसी मीटिंग में लेट गया। हाँ, तो एक डिसिप्लिन था। दूसरा ये था वैल्यू सिस्टम की जो है उसी में चलाना है। मतलब और अननेसेसरी पड़ोसी को देखकर काम नहीं करता था मैं। वो कर रहा वो जाने, मुझे जो मिल रहा है जितनी चादर उतने पाँव पसारिए जितनी चादर हो, उसी में अपना काम। तो मुझे कभी सेंस ऑफ डिप्रिवेशन नहीं हुआ, उसके पास ये है मेरे पास। और अच्छी बात ये मेरे बच्चों को भी कभी नहीं हुआ। मैंने 81 में सेवा ज्वाइन की IAS। मेरा घर पे पहला एयर कंडीशनर लगा सन 1998 में। अच्छा। पड़ोसियों के पास बहुत थे, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि उनके यहाँ एयर कंडीशनर हमारे यहाँ लगवा दे। तो मुझे संतुष्टि जो भी था उससे हो जाती थी, तो अच्छा रहा, जीवन बढ़िया। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहे, सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा, वो काफ़ी हेल्प किया गया थी ना, राइट? अगर आप एक सिविल सर्वेंट नहीं होते तो आप करियर में क्या चुनते? मैं शायद लेक्चरर बन जाता, टीचर। पढ़ाता। मज़ा आता है आपको पढ़ाना? मुझे अभी भी आता, आजकल यही कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, जाके भाषण नहीं, अच्छा लग रहा है, मुझे तो सीखने बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सर। तो बस यही था हमारा छोटा सा रैपिड फायर। इट वाज अमेजिंग। आई थिंक सर कोई एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहोगे जो भी व्यूवर देख रहा है उनको? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुख्तसर सी ज़िंदगी का जब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। लाइफ जो है थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप अपने आप को सुधारेंगे तो उस टफ लाइफ में आप सफल होंगे। फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट अदर्स, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू हैव टू इवॉल्व एज ए पर्सन टू बी रेकन्ड विद, एंड यू कैन डू दैट। अमेजिंग। आई थिंक यहाँ पे जितने भी व्यूवर्स दिख रहे हैं, आई थिंक सर सब इंस्पायर होंगे आपसे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। मुझे लगता है ऑफिसर बनना है तो आप ऐसे ऑफिसर बनो, है ना? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बस, आपको अभी आपके आई थिंक 2 किड्स है, अदिति जी है ना, अपर्णा जी, तो अपूर्व, सॉरी जी। तो अब उनको कैसा लगता है? उनको प्राउड फील होता है अपने डैड को देख के? अब वो तो वही बता पाएंगे। बट आते हैं, दे लव यू, दे लव द, वी आर अ वेरी क्लोज फैमिली। आई थिंक सर वो अभी मैं भी रिसेंटली फादर ही बना हूं, और मुझे लगता है ना यार, सारी चीज़ से इंपॉर्टेंट कई बार वो बच्चा हो जाता है ना, और बच्चे के लिए हम अगर कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, एक अच्छा फ्यूचर। देखिए, मेरे साथ क्या था कि मैं क्योंकि जब सेवा में था तो अपने बच्चों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। हाँ, क्योंकि ऐसे मेरे कार्य रहे। ज़्यादातर मेरी पत्नी को श्रेय जाता है जो बच्चे बने, लेकिन अब मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अपने समय बिताने की। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन कितने आपके? मेरे ट्विन ग्रैंड डॉटर्स हैं फ्रॉम माई डॉटर, वेरी नाइस। और ग्रैंड सन है फ्रॉम माई सन। अच्छा, तो उनके साथ आप बिता रहे हो मैं वक्त? कोशिश करता हूँ उनके साथ समय बिताऊँ। अमेजिंग, अमेजिंग। और अभी सर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? बस बुक, जो भी अच्छा लगे वो करने का। हाँ, तो अभी भी पॉलिटिशियन, अभी भी लोग आपसे कनेक्टेड रहते होंगे, आप सलाह लोग कनेक्टेड रहते हैं, नॉट मेनी पॉलिटिशियंस, बट ऑफिसर्स बहुत कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं गाइड करता हूँ लोगों सिखाते रहते हो आप? सिविल सर्विस में गाइड करता हूँ, तो बहुत
ज़्यादा ऑफिसर से कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी, यंग ऑफिसर्स स्पेशली। ओके, कैसा लग रहा है आपको? इंडिया का फ्यूचर कैसा लग रहा है? बहुत इंडिया ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों ऐसा, क्या क्या इसलिए क्योंकि यहाँ का जो यूथ है वो बड़ा बड़ा परसेप्टिव है, बड़ा एंथुजियास्टिक है, बड़ी एनर्जी है उनमें। सो इट गिव्स मी होप, क्योंकि मैं बहुत यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ और बड़ी एनर्जी है उन लोगों में। आपने एक चीज़ बोली सर, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, आपने वो चीज़ बोली थी और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अगर हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है तो वो ऑप्टिमिज्म होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स होगी और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर देश में प्रॉब्लम होती है, बट जब तक एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान पॉजिटिव सोच के आगे डायरेक्शन में कदम नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ भी अच्छा बिल्कुल, होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ये ऑप्टिमिज्म आजकल के, आप बोल सकते हो, पॉलिटिशियंस में दिखता है, जितना भी आपकी नॉलेज है उसमें, और ऐसा लग रहा है कि हम ऑप्टिमिस्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है ऑप्टिमिज्म है, हम्म, देश में ऑप्टिमिज्म है, लोगों में ऑप्टिमिज्म है, विच बस- इज़ वेरी गुड साइन। राइट, बस हमें बस काम करना चाहिए वो अपने एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ फोकस करके। अगर हम लोग एज नहीं, इंडियंस, देखिए, समस्याएं तो किसी व्यवस्था, किसी देश में हमेशा बनी रहती है। सही बात है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ समस्याएं नहीं है। अब प्रश्न ये है कि उन समस्याओं को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। एक ऑप्टिमिस्ट उसे पॉजिटिवली देखेगा, प्रयास करेगा उसको सीध करने। पेसिमिस्ट कहेगा यार कुछ नहीं हो सकता, सिनिसिज्म आ जाएगा। तो वो कुछ करेगा ही नहीं। कुछ नहीं करेगा। सर अभी लास्ट एक छोटा सा राउंड है हमारे कोर 4। मुझे लगता है ज़िंदगी के 4 पिलर्स है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, और मुझे लगता है ये चारों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला मैं हेल्थ से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। आप इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपने पूरा काम किया, मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कई बार हम लोग एक काम करते हैं उसमें थक जाते हैं, उसमें दिमाग क्या करना है क्या करना है, आपको तो इतने सारे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं, इतनी सारी चीज़ें समझनी है, तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर आपका क्या एक देखिए, हेल्थ क्रिटिकल है। हम्म, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ भी कर लें आप काम नहीं कर सकते। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हेल्थ को आप टाइम दीजिए, नहीं तो हेल्थ आपका टाइम ले लेगी। मतलब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मैं वॉक करता था, तो आप थोड़ी करते बहुत थे? अभी भी करता हूँ। मैं वॉक तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो अपना को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और माइंड के लिए कुछ ऐसा कुछ करते थे माइंड के लिए तो मैं इतना फोकस रहता था, मैं काम में? जो मिल जाता था उसी पे लग जाता था। मुझे एक आदत है, मेरी मेडिटेशन है। मेडिटेशन करते हो आप? नहीं, मेडिटेशन मेरा काम है। अच्छा, मैं जिस समय जो काम करता हूँ उसके बाद फिर मैं इधर उधर नहीं देखता क्या हो रहा है। माइंडफुल। बिल्कुल एकदम एब्जॉर्ब होके, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो मैं, और मेरी पत्नी भी उस समय डिस्टर्ब नहीं करती, बिल्कुल हर गेंद पे चिपकाए हुए हैं। ऐसी जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ या किताब के बारे में लिखता हूँ, मैं टोटली फोकस हो जाता हूँ। मेरे हिसाब से वही मेडिटेशन है। मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जब मैं गिटार बजाता हूँ अच्छा, तो उस समय मैं टोटली फोकस हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, जो स्वर बजा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसी में दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गिटार बजाते हो, आपको कुछ क्लिप पे होगा तो मुझे भेजना अगर रहेगा तो, है ना? वो इंटरेस्टिंग है वो मुझे। मैं एक्चुअली, मैंने बाद में जब सर्विस में आया तब गिटार बजाना मैंने सीखा। हाँ, उसके बाद फिर मैं कंपोज करने लगा म्यूजिक अच्छा, गिटार पे। तो जो आपको मैंने कविताएं सुनाई थी, हाँ हाँ हाँ, इसको मैंने म्यूजिक दिया हुआ है। अच्छा, तो वो मैं वो भेजना ना कभी- मुझे, मैं बीच में थोड़ा सा डालूंगा तो और मज़ा आ जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, ये तो मतलब ये साइड तो बहुत पता ही नहीं था मुझे। इंटरेस्टिंग। सर वेल्थ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अगर लोगों को लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड देखिए, क्या लेसन मनी देना इज चाहोगे? इम्पोर्टेंट फॉर कंफर्टेबल लाइफ, हम्म, बट आपका कंफर्ट क्या आप डिफाइन कर सकते हैं। हम्म, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, दिल्ली में मैंने आज तक किसी को अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। तो खरीदता क्यों इतनी महंगी गाड़ी? क्योंकि असली मज़ा तो मर्सिडीज का गाड़ी चलाने में है। पीछे वाली सीट कई मर्सिडीज कार की नीची होती है, बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है। वो पड़ोसी के लिए खरीदता है। जो काम आप पड़ोसी के लिए कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है, अपने लिए करें। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ, मैंने आज तक नहीं समझ में आया कि महिलाएं 6 इंच की हील क्यों पहनती हैं। बड़ी अनकंफर्टेबल होगी, वो दूसरी को दिखाने के लिए। हम में से कई काम ऐसे करते हैं जो हम अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। सब समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। आपकी अपनी आवश्यकताओं के लिए समुचित पैसा है, पड़ोसी को देखकर आप डिमांड या डिजायर करते हैं। और ये आज की समस्या नहीं, पहले की है। हर आदमी पड़ोसी जैसा बनना चाहता है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों है। ये नहीं कि आपको क्या जरूरत है। तो आपकी ज़रूरतें जितनी हैं उतना तो सरकार पैसा दे देती है, लेकिन पड़ोसियों की ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़रूरत के लिए पैसा नहीं है। बेसिक। सर ऐसे ही बस मुझे ध्यान में आ गया, वो मेरे को आपको देख के वो अजय देवगन याद आ गया। अभी मैंने रेड 1 रेड 2 देखा था ना। अच्छा, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी, वो मूवी अच्छी है। अगर आप मतलब अगर इसमें इंटरेस्ट हाँ। रखते हो तो रखना। अजय देवगन ऐसे एकदम सीधा बंदा रहता है, वो सीधा, मतलब सारी करप्ट, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, लोग उसको बहुत बार रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो नहीं चाहिए मेरे को भाई, वो चप्पल में खुश रहता है, हाँ। उसको सपोर्ट भी मिलता है उसकी वाइफ का, तो वो भी बहुत पावरफुल है। तो अगेन उधर ही से आता है रिलेशनशिप भी। कई बार रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत हमारे इंपॉर्टेंट। आसपास। देखिए, मैं जो हूँ आज वो अपने परिवार की वजह से हूँ, हम्म, क्योंकि मैं तो ज़्यादा समय दे नहीं पाया, लेकिन वो अपने आप में मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। क्योंकि कई बार कठिन परिस्थितियाँ थी, वो भी पड़ोसियों को देख सकते थे, हाँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे पैसे की कुछ कमी है या उनको कोई कमी है। मुझे ध्यान ही नहीं पड़ता आज तक मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ डिमांड किया हो।
तो बहुत ब्लेसिंग वाली बहुत बड़ी चीज़ चीज़ है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अमेजिंग, क्योंकि वही आपने बात बोली ना, अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है लेकिन पड़ोसियों के हिसाब से ज़रूरत पूरी कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये बात भी तो है सर, पड़ोसी भी तो बदलते रहते हैं। हाँ। आज आपने इसको इम्प्रेस कर लिया, चलो ले लिया, कल आप और बड़ी जगह पे चले गए तो फिर नहीं, और बड़े हो। देखिए मैं धीरे धीरे जीवन में समझ में आया, शुरू में नहीं आया। हम लोग करते क्या है कि दूसरे को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना। हर व्यक्ति में है सही। कि वो मैं ऐसा बन जाऊँ, ऐसा बन जाऊँ। जब मैं स्टूडेंट था उस समय भी मेरी वो समस्या थी। किसी ने मुझसे कह दिया कि साहब आपकी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी, तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने आपकी आवाज़ अच्छी है एक्चुअली अब सच वो में। अच्छी है बुरी नहीं, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन समझने लगा। तो मैंने अपने बाल बड़े किए और बेल बॉटम पैंट पहनी। अब वहाँ उस समय की फ़ोटो देखता हूँ तो फ़ोटो देख कर डर लगता है। उस समय हमने आपको अमिताभ बच्चन समझते थे। तो हर आदमी अपना ना बनने के बजाय दूसरा, हमारे टाइम पे जाने कितने लोगों ने सिगरेट पीना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बड़ा छल्ले निकाल के पीता था, तो सब समझते हैं हम शत्रुघ्न सिन्हा लग रहे हैं। ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है। हमने भी समझी कि भाई आई एम अनिल स्वरूप, आई शुड रिमेन अनिल स्वरूप। हाँ, अगर अमिताभ बच्चन से मैं कुछ सीख सकूं तो मुझे सीखना चाहिए, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। सही बात है। वो अमिताभ बच्चन है, मैं अनिल स्वरूप हूँ। सीखूंगा मैं सबसे, लेकिन मैं वो नहीं बनूंगा, मैं अतिरिक्त अलग हूँ। ये एक विजडम होना आई थिंक यूथ में बहुत, सब में ज़रूरी है वैसे तो। टाइम यूथ हो से चाहे सीखता कोई है। भी हो। मुझे तो बहुत बाद में समझ में आया मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। उसकी तरह पैंट पहने, उसकी तरह बाल क्यों बनाऊँ मैं। आप कौन, आपको किस में कंफर्टेबल लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है पैंट में तो पैंट में रहो। दैट्स वेरी पावरफुल। लास्ट सर, इसी से रिलेटेड आता है लास्ट पिलर, हमने रिलेशनशिप की बात करी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? ये पूरा आपकी जो लाइफ की जर्नी बड़ा थी। सिंपल है। जब मैं हाँ। मुझे अभी कुछ दिनों पूर्व एक ऐसे व्याख्यान के लिए बुलाया गया, टॉक, जिसमें हर व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर का था। मैंने सोचा क्या बात करूं, तो मैंने उनसे बात की ऑन हैप्पीनेस। अच्छा। और उसका स्टार्ट वहीं से किया। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप लोगों को पैसे की कमी नहीं है, सैनिक फार्म के लोग थे, पैसा था, लेकिन आप अनहैप्पी रहते हैं, क्यों रहते हैं? पहली चीज़ एक्सपेक्टेशन। आपको अपने लड़के से एक्सपेक्टेशन है, अपने बहू से एक्सपेक्टेशन है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से एक्सपेक्टेशन है, अपने पड़ोसी से, वहीं मर जाते हैं आप। एक्सपेक्टेशन खत्म कर दीजिए, जो दे रहा है वो आपको बोनस लगेगा। हाँ। तो पहली चीज़ तो हैप्पीनेस की ये। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, आप उन चीज़ों के लिए परेशान हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। देश किधर जा रहा है, अरे चला जाएगा देश, आपके जाने से क्या होगा। आप अपना रहो, बिकम सेल्फिश इन दैट सेंस, फोकस ऑन योरसेल्फ। पास्ट पे आप लगे रहते हो, लोगों से कॉम्पीट करते हो, आप लोगों को कॉपी करते हो, आप लोगों को कंपेयर करते हो। आप कंपेयर करते हो दूसरे, उसके पास ये, अरे भाई आप किधर देख रहे हो उस पर निर्भर करता है। आप मुकेश अंबानी का घर देखोगे तो आपको घर छोटा लगेगा, जो झोपड़पट्टी देखो आपको बड़ा लगेगा। आपका अपनी जगह पर घर है, आप कहाँ देख रहे हो इस पर निर्भर करता है। किससे रिलेट ये तो अपने आप निर्भर, इट्स सब्जेक्टिव। हैप्पीनेस इज टोटली सब्जेक्टिव। दूसरे पे नहीं निर्भर करती, आप पे निर्भर करती है। तो आप अपने मेंटल स्टेट को ऐसे बनाओ कि आप जो मिल रहा है उससे आप हैप्पी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एस्पायर ना करो चीज़ों के लिए, एस्पायर करो, इम्प्रूव करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चूंकि आप कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कथाया में विश्वास करते हैं, तो रिजल्ट के लिए आप क्यों परेशान हो भाई? कर्म में मजे रहो, एंजॉय द मोमेंट दैट यू आर इन। पास तो निबट गया, फ्यूचर का पता नहीं, तो आप क्या है आपके पास, ये पल है, इसी को एंजॉय बेस्ट कीजिए, जियो। एंजॉय, टोटली एंजॉय। चलिए, वेरी नाइस। टू बी ऑनेस्ट सर, मैं तो ये पूरे जितने भी हमने टाइम बात करा, मैंने पूरे कन्वर्सेशन को काफ़ी एंजॉय किया प्रेजेंट में रहते हुए, और वही मज़ा आता है। वहीं पे सबसे अच्छा कंटेंट भी निकल जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कंटेंट अच्छा कैसे बनेगा, मुझे तो वो मूवमेंट में रहो, अच्छी गलती सब समझ में आते जाती है, एक्सपीरियंस आपको होते जाता है, बट वो एंजॉय, प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगेन रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी। आई होप सर आपको मज़ा आया इस पॉडकास्ट में बात करके। मुझे आपसे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिला। 2-3 बार गूज़बम्स भी आए, कुछ स्टोरीज मेरे दिल को एकदम छू भी ली, और वो इंस्पिरेशन मैं हमेशा अपने साथ ज़िंदगी भर रखूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए दिल से सैल्यूट निकलता है कि आप लोग इंडिया के लिए एक्चुअल कई बार लोग सिर्फ बोलते मैं इंडियन हूँ, आई एम सो प्राउड टू बी इंडियन। आप क्या कर रहे हो अपने देश के लिए, और उसके लिए लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने ऊपर फोकस करो। जैसे अपने ऊपर फोकस करो, मुझे लगता है आप अच्छी इनकम कमाओगे, देश का ही भला होगा। अच्छी नीयत रखोगे, देश का भला हो ही जाएगा अपने आप ही, और सिस्टम भी अपने आप होपफुली सब सही हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर, अनिल जी। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव ऑन यू।